खुशविंदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज आ रही है। Now, is my presentation visible to you? कोई क्लैरिफाई करे? नो सर। नहीं आ रहा? वन सेकेंड। अब आ रहा है क्या? यस सर। Okay. Now presentation on leave travel concession, that is LTC. ठीक है। सो LTC एक ऐसी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, और वो 4 साल का एक ब्लॉक ईयर्स जो चलते हैं 4 साल के, उसमें होम टाउन एक बार और एक बार ऑल इंडिया लेवल पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये दैट इज ऑल अबाउट द LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन का जो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन कौन ऑफिसर्स की एलिजिबिलिटी होती है लीव ट्रेवल कंसेशन की? जितने भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं सबको मिलती है। इसके अलावा जो डिफेंस में जो सिविलियन लोग हैं, ठीक है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो होता है डिफेंस सर्विसेज में, उनको मिलता है। जो जो यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले लोग हैं उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास अलग अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से जो लोग डेपुटेशन में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको मिलता है। एम्प्लॉइज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको भी मिलता है एलटीसी का फायदा। जो रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयड हो जाते हैं उनको मिलता है। कुछ ऑटोनोमस बॉडी से डेपुटेशन पे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको मिलेगा। और इंडस्ट्रियल वर्क चार्ज स्टाफ, हमारा भी वर्क चार्ज स्टाफ है, उसको भी एलटीसी मिलता है। इसको नहीं मिलता, कैजुअल और डेली वेजर को नहीं मिलेगा। कंटिजेंसी फंड से जिनको पैसा आता है उनको नहीं मिलता। रेलवे सर्वेंट को जनरली नहीं मिलता। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके अपने अलग फैसिलिटीज हैं इसके लिए। इंडियन मिशन अब्रॉड में जो लोग हैं उनको भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके अलग पूरा चलता है, उनका प्रोसेस ही पूरा अलग है। इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उनको अगर उनके डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर रिलेटेड कोई ट्रैवल कंसेशन, कोई स्कीम वगैरह होती है, अगर वो उनको एप्लीकेबल है, तो ये उसके एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। रेलवे सर्वेंट क्या होता है कि उनको क्यों नहीं मिलता? कोई बता सकता है एलटीसी क्यों नहीं मिलता? सर रेलवे सर्वेंट को ऑलरेडी सर फैसिलिटी मिलता है, उनको कुछ है ऐसे 1 साल में वो रेलवे ट्रैवल करे अपना, कोई ऑल ओवर इंडिया जाए, उसको मिलते रहता है, ये कंटिन्यूअस कुछ लोगों को है। एग्जैक्टली, दे गेट प्रिविलेज पासेस, है ना, रेलवे एम्प्लॉइज ऑफिसर्स, दे गेट रेलवे पासेस, तो उनको जनरली नहीं मिलता। बट इफ सम रेलवे ऑफिसर और एम्प्लॉय wants to avail LTC, they can go for LTC for all India level। ठीक है, ऑल इंडिया LTC he can avail, but जिस साल में उसने ऑल इंडिया LTC के लिए अप्लाई किया, that year he has to forgo the privilege passes। ठीक है, प्रिविलेज पासेस को फोरगो करके वो ऑल इंडिया LTC ले सकते हैं। ठीक है, इन ब्लॉक ऑफ 4 years, जो रनिंग ब्लॉक चल रहा है उसमें से किसी भी एक साल में ले सकते हैं वो। अच्छा, तो एलटीसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एलटीसी किसको किसको मिलेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स उनको मिल सकती है। तो
उनके स्पाउस जो है, उनका वर्किंग या नॉन वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, उनके बाय बीइंग अ स्पाउस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट वो उनको मिलेगा। इसके अलावा टू सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है, उनको मिलेगा, वो बशर्ते वो होली डिपेंडेंट होना चाहिए। मैरिड डॉटर्स को अगर वो डाइवोर्स हो गए हैं, अबेंडेंड हैं, सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड, एंड विडो डॉटर्स, ठीक है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रह रहे हैं और दे आर टोटली होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स, ठीक है, जो होली डिपेंडेंट है, वो साथ में रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों का होना चाहिए, जो जो उनके डॉटर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो आइदर अनमैरिड हैं, ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बट मैरिड में ये कंडीशन है कि डाइवोर्स या सेपरेशन वगैरह हो रखा हो। तो इसके अलावा ब्रदर्स में माइनर अनमैरिड ब्रदर्स, ठीक है, और सिस्टर्स में अगर अनमैरिड है तो हो जाएगा, बट अगर मैरिड है तो उसका अगर डाइवोर्स हो गया, अबेंडेंट हो गया, सेपरेट हो गए ना हस्बैंड से, या विडो हो गए, तो भी फैमिली में आ सकते हैं, बशर्ते वो होली डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के फादर पे वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट ने उनको भी अपना डिपेंडेंट बना के रखा है, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट पे ही होली डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि जैसे टू चिल्ड्रन के लिए बोला गया है, तो उसमें 1997 में ये रूल आया था, ठीक है, दो दो बच्चों का। तो अगर इस रूल से पहले 20 अक्टूबर 1997 से पहले अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको मिलेगा ये। उसके बाद इस रूल के अगले 1 साल तक भी मिलेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अवेयर नहीं, एकदम से रूल आया और नोटिफाई हो करके उसको अवेयर होने में टाइम लग जाता, तो फॉर 1 ईयर ये रिलैक्सेशन दिया गया। तीसरा एक केस ये है कि पहले किसी का एक बच्चा है, बट नेक्स्ट जब प्लान करते हैं बच्चे में, तो हो सकता है डबल हो जाए, जुड़वा बच्चे हो जाए, ठीक है, उस केस में वो तीनों को मिलेगा, तीनों बाय डिफॉल्ट उसमें फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। अब होली डिपेंडेंट को मैंने हाईलाइट किया था, तो उसकी एक डेफिनेशन है कि होली डिपेंडेंट अगर फैमिली मेंबर कोई है तो उसके सभी अर्निंग, टोटल अर्निंग जो है वो 9,000 पर मंथ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर नहीं अर्निंग 9,000 से ज्यादा पर मंथ की, तो वो होली डिपेंडेंट माने जाते हैं, ठीक है। इसमें डिक्लेरेशन भी एक बार फॉर्म 3 जो फैमिली फॉर्म होता है ना, वो भी भर के देना होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उनकी सर्विस बुक में लगता है कितने लोग उनके फैमिली डेफिनेशन में आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उसके अगले 1 साल तक एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट 1 साल कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे से ही वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर सस्पेंशन में है तो उनकी फैमिली को मिलेगा एलटीसी, ऑफिसर को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेश रिक्रूट्स जो नए नए अपॉइंटी होते हैं, उनको आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर रेगुलर सर्विस उनको एलटीसी एप्लीकेबल हो जाती है नेक्स्ट डे से। तो लीव कौन कौन सी है? द लीव एलटीसी शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव, कैजुअल भी हो सकता है, स्पेशल कैजुअल भी हो सकता है, मैंने चाइल्ड केयर में बताया। इनवॉइस का हाँ, कुछ करके रखा है, प्रिंटिंग है, प्लेन किया आपको मैंने आईपी किया है। ठीक है, मैं अभी मेरा लेक्चर उसके बाद है। तो एनी टाइप ऑफ लीव कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग एलटीसी, बट एलटीसी को अवेल करना है तो लीव लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सैटरडे संडे पे आप घर चले गए, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका ऑफिस और आप चले गए, उसमें कोई आपने लीव नहीं है। लीव हैज टू बी टेकन फॉर अवेलिंग एलटीसी कंसेशन। और सीसीएल और स्टडी लीव में मैंने बताया था वो उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है एलटीसी में? एलटीसी में आपका टू एंड फ्रो जर्नी का जो टिकट
का खर्चा है वो आपको मिलता है। इसमें कोई डीए वगैरह नहीं आता इसमें। और इसके अलावा और दूसरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे कि आप लोकल जर्नी कर रहे हैं वहां पे, या कुछ आप खाना पीना कर रहे हैं, या कहीं होटल में रुक रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो, पॉइंट टू पॉइंट का, मतलब अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन टू स्टेशन का मिलेगा, आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट का मिलेगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप जब भी एलटीसी पे जाएं तो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट, या वो होम टाउन हो सकती है, या अदर देन होम टाउन अगर ऑल इंडिया लेते हैं तो वो आप बिफोर हैंड ही देते हो कि मैं पर्टिकुलर इस लोकेशन में जा रहा हूं, तो वो फार्देस्ट पॉइंट हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कई बार क्या होता है कि लोग एक कोई स्टेशन का नाम लिख देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं इससे मुझे और आगे जाना है, तो इसका आगे का भी मुझे किराया मुझे मिलना चाहिए। तो उनके लिए एडवाइस यही है कि आप फार्देस्ट पॉइंट जहां आप जा रहे हो तो आप पहले से ही प्लान कर लो कि मुझे वहां पे जाना है घूमने, तो आप वहां का ले लो, जहां का आपको ज्यादा किराया उसमें लगेगा, तो वो सेम आपका एलटीसी में कवर हो जाएगा। ठीक है। जब आप टिकट बुक करते हो तो बुकिंग चार्जेस, जो भी उसके टैक्स वगैरह है, जितनी भी चीजें टिकट को बुक करते वक्त मिलती हैं वो रिम्बर्सिबल होती हैं। अच्छा, न्यू रिक्रूट्स के लिए क्या होता है, न्यू रिक्रूट्स के लिए कुछ स्पेशल एडवांटेजेस होते हैं, और आई थिंक आप सभी लोगों ने 2014 के बाद ज्वाइन किया है ना, और 2014 या 15 में ज्वाइन किया है, तो वो न्यू रिक्रूट्स वाले रूल्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है। एनीवेज, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि ज्यादातर टेंडेंसी ये रहती है कि न्यू रिक्रूट्स को ये रूल ही नहीं मालूम होते, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गो फॉर दिस एलटीसी फैसिलिटी। ठीक है। तो क्या है हमारे पास अब उनके लिए, न्यू रिक्रूट्स को उनके अगले 8 साल, एलटीसी 8 इयर्स जो होंगे, उसमें 4 साल के 2 ब्लॉक ईयर काउंट किए जाते हैं। 8 ईयर एलटीसी का मतलब क्या होता है, 8 ईयर एलटीसी का मतलब है कि एक कंप्लीट ईयर तो उनका निकल जाएगा क्योंकि उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। 365 डेज कैलकुलेट करके 366 डेज से उनकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है। तो वो जो दिन से एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है उसके अगले 8 सालों के लिए उनको 4-4 साल के 2 ब्लॉक ईयर डिवाइड किए जाते हैं, और हर ब्लॉक ईयर में फर्स्ट 3 इयर्स होम टाउन एलटीसी मिलता है, और 4th ईयर में ऑल इंडिया लेवल की एलटीसी मिलती है उसमें। ठीक है। तो टोटल 8 एलटीसी ईयर्स की उनको फैसिलिटी मिलती है, तो टोटल 6 होम टाउन एलटीसी एंड 2 ऑल इंडिया एलटीसी इन ड्यूरिंग 8 ईयर्स। तो इसमें भी कुछ उनको चीजें हैं, जैसे कि उनको लगातार 8 सालों के लिए मिलेगा, तो अगर किसी भी साल उनका अगर कोई एलटीसी लैप्स होती है तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है। और ये जो मैंने बताया नेक्स्ट 8 एलटीसी ईयर्स जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं, ऑफिसर ने जिसने ज्वाइन किया है उसके अपने पर्सनल एलटीसी ईयर्स हैं। ठीक है। वो किसी दूसरे ऑफिसर के साथ कंबाइंड नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी अपनी पर्सनल होती है, उस दिन से आपके एलटीसी ईयर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके एलटीसी ईयर हैं जो पर्टिकुलर होंगे न्यू रिक्रूट्स के। इसके अलावा रनिंग ब्लॉक ईयर वो ऑल ओवर द गवर्नमेंट वो कॉमन होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कई बार गवर्नमेंट स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन लेके आती है। ठीक है। तो जनरली जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए 4 साल का जो रनिंग ब्लॉक ईयर, उसमें पहले 2 साल में आपको होम टाउन मिलता है, फिर टोटल 4 ईयर में ऑल इंडिया एक मिलता है, तो टोटल हमको 2 ही एलटीसी मिलते हैं। न्यू रिक्रूट्स के लिए मैंने बताया कि टोटल 4 इयर्स जो उनके फर्स्ट एलटीसी ईयर्स 4 इयर्स हैं, उसमें 3 होम टाउन और 1 ऑल इंडिया मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट अगले 4 इयर्स में भी 3 होम टाउन और 1 ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है, तो उसमें इनको फायदा मिलता है स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन में। तो गवर्नमेंट बार बार ऐसे ऑर्डर लेके आती है जिसमें कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो एलिजिबल एलटीसी के लिए दे कैन विजिट एनी प्लेस। ये 4 प्लेसेस के नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जेएनके एंड लद्दाख।
इस चारों में से किसी एक जगह पे वो अपने होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट whose hometown headquarter place posting are same, they are not allowed to convert any hometown LTC। अब किसी का होम टाउन, सपोज दिल्ली हेडक्वार्टर है हमारा, सीडब्ल्यूसी का हेडक्वार्टर दिल्ली है और कोई दिल्ली का ही रहने वाला है, तो जब सर्विस ज्वाइन करते हैं तो डिक्लेरेशन देते हैं, अपनी सर्विस बुक में एंट्री कराते हैं, तो उसमें होम टाउन उनका दिल्ली लिखा है और वो होम टाउन में ही अपने पोस्टेड है, तो उनका होम टाउन एलटीसी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं जो अपने होम टाउन पे रह रहे हैं उस दौरान, उस पीरियड के दौरान, जब वो होम टाउन लेना चाहते हैं और उनको अवेलेबिलिटी नहीं है, उनकी मतलब एप्लीकेबिलिटी नहीं है उसमें। गवर्नमेंट सर्वेंट whose hometown is situated in these four regions will also be allowed conversion of hometown for a willing। अच्छा, इन चारों रीजन में, सपोज ये 4 रीजन में ही कोई अगर है, होम टाउन किसी का है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ के बाकी 3 रीजन में वो अपनी होम टाउन कन्वर्ट करा सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो फ्रेश रिक्रूट को इतने, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट ये कि फ्रेश रिक्रूट को एक होम टाउन एलटीसी 4 रीजन में तो कन्वर्ट करा सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में, बट सेकंड इंस्टेंस में इन 4 में से 2 रीजन जेएनके एंड लद्दाख में भी एक सेकंड कन्वर्जन कर सकता है अपने होम टाउन एलटीसी का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? या अगर क्लियर नहीं भी है तो आगे आने वाले स्लाइड्स में वो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको एंटाइटलमेंट दी गई है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के बीच में वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाना चाहते हैं अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से, तो गुवाहाटी या कोलकाता से फ्लाइट लेकर के वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे किसी जहां पे भी एयरपोर्ट है बाई एयर वो जा सकते हैं। ठीक है, बट अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग से गुवाहाटी या कोलकाता तक आने के लिए जो भी उनकी इंटाइटल क्लास है, वो ट्रेन की हो, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, जो भी है XYZ, उससे उनको आना होगा। ठीक है, अगर वो अंडमान एंड निकोबार जाना है उनको, तो बेसिकली कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से फ्लाइट जो चलती है उनमें से कोई एक सिटी से वो फ्लाइट ले सकते हैं, बट वो सिटी और अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से उनको अपने इंटाइटल क्लास से ही आना होगा, इंटाइटल मोड ऑफ ट्रेवल से ही आना होगा। ऐसे ही जेएनके और लद्दाख जाना है तो दिल्ली और अमृतसर से वो फ्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज वही जो एंटाइटलमेंट वाला है कि इन स्टेशंस पे उनको अपने ट्रेन वगैरह की एलिजिबिलिटी है तो ट्रेन से आना होगा। ठीक है, और ये जो चारों रीजन वाला है, मैंने वो बताया था कि चारों रीजन, ये इसमें चारों रीजन कवर हो रहे हैं, तो इन 2 स्टेशंस, मतलब स्टेशन और वो रीजन के बीच में जो एयर ट्रैवल होगा वो उनको परमिट है, तो वो आइदर होम टाउन एलटीसी में अगर वो जहां जा रहे हैं तो ले सकते हैं, या ऑल इंडिया में भी अगर इन रीजन में जा रहे हैं तो भी वो अवेल कर सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि जब भी एयर ट्रैवल से कोई एयर ट्रैवल कर रहा है और उनको वो रिम्बर्समेंट मिलना है, वो इंटाइटल्ड है, पहली चीज, अगर वो इंटाइटल्ड है एयर ट्रैवल के, तो उनको 3 ऑथराइज एजेंट उनसे ही टिकट बुकिंग करानी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर वो इंटाइटल्ड नहीं भी है और ये स्पेशल रिलैक्सेशन के थ्रू वो टिकट बुक कर रहे हैं इन पर्टिकुलर 2 स्टेशन के बीच में, 2 जो है गुवाहाटी कोलकाता या एनईआर रीजन, सपोज हम पहला वाला ए ले लेते हैं, इनके बीच में अगर फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो भी वो फ्लाइट पूरी रिम्बर्स होगी, तभी होगी जब वो ऑथराइज एजेंट से ही वो बुक कराएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए, अगर वो उनको वो पूरा रिम्बर्समेंट चाहिए अपनी फ्लाइट का तो ऑथराइज एजेंट के थ्रू ही बुक कराएं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है क्योंकि इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लोगों को। तो अब मैंने आपको न्यू रिक्रूट्स का एलटीसी कैसे कैसे उनको मिलेगी, और मिलने के बाद जब उनके 8 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका न्यू रनिंग ब्लॉक, जो मतलब जो रनिंग ब्लॉक आ रहा है उसके साथ वो कैसे
कोप अप करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा मैंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो पहले इलस्ट्रेशन में कोई एम्प्लॉय है, अगर वो 2024 में ज्वाइन करता है, तो मई 23 को उसने ज्वाइन किया, तो अगले 1 साल तक उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट डे से उसको अगले 3 साल तक होम टाउन मिलेगा और 4th ईयर में एनी प्लेस, ठीक है, ये मिल रहा है। तो इसमें इनके पास 3 होम टाउन है, चाहे तो वो होम टाउन जा सकते हैं या इन तीनों में से 2 बार वो कन्वर्ट करा सकते हैं। पहला कन्वर्जन होगा 4 रीजन्स के लिए, नेक्स्ट कन्वर्जन जो होगा जेएनके और लद्दाख के लिए, ठीक है। 3 में से 2 वो कन्वर्ट करा सकते हैं। सेम एक्सरसाइज नेक्स्ट ब्लॉक ईयर, जो उनके पर्सनल ब्लॉक ईयर, उसमें भी करेंगे नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। तो 5, 6, 7, 8, तो 32 में, दिसंबर 2032 में उनके 8 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और जो रनिंग ब्लॉक है, वो रनिंग ब्लॉक का लास्ट ईयर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे उनका मर्जर हो रहा है, यहाँ पे उनका पर्सनल ब्लॉक खत्म हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर रनिंग ब्लॉक खत्म हो रहा है, तो 1 साल बच रहा है। इस पर्टिकुलर 1 सालों में उनको कोई भी एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। इस तरह का अगर केस होगा तो उसको 1 साल अगर बच रहा है रनिंग ब्लॉक में, तो उसको एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो रनिंग ब्लॉक है वो 30 से 33 तक चलेगा, ठीक है। अभी का रनिंग ब्लॉक 26 से स्टार्ट होगा, 29 तक जाएगा, फिर 30 से स्टार्ट होगा, 33, 34 से 37, ऐसे 4 इयर्स के इंटरवल में रनिंग ब्लॉक चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें एम्प्लॉय ने 25 में ज्वाइन किया। तो पहले 8 ईयर जो साल हैं, 8 साल, उसमें पहले के 4 इयर्स का तो नॉर्मल है, जैसे मिलेगा पहले वाले केस में था। नेक्स्ट 4 ईयर जो है इनके रनिंग ब्लॉक और इनका पर्सनल ब्लॉक दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जो इनको एप्लीकेबल था वो इनको मिलेगा। तो जो फ्रेश रनिंग ब्लॉक होगा वो 2034 से स्टार्ट होगा, तो एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय अदर देन फ्रेश रिक्रूट वाला ही उनको एलटीसी एप्लीकेबल होगा। मतलब 4 साल में, पहले के 2 साल में होम टाउन मिलेगा और 4 साल में एक बार उनको एनीवेयर इन इंडिया मिलेगा। अब क्या है कि एक और एग्जांपल है कि अगर किसी ने, मैंने अभी एग्जांपल दिया था 24 में किसी ने ज्वाइन किया, फिर 25 में, अगर किसी ने 1 साल और पहले ज्वाइन किया था 23 में, तो उसके साथ कैसा होगा, 24 से 29 तक, यहां से पहले यहां से ऐसे देखते हैं, 24, 25, 26, 27, पहले 4 साल का जो ब्लॉक है उसमें 3 होम टाउन और एक ऑल इंडिया उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब अगले 4 सालों में 2 साल जो हैं शुरू के और नेक्स्ट 2 इयर्स वो ये वाले हैं, ठीक है। इसमें भी 3 होम टाउन और एक ऑल इंडिया मिला हुआ है इनको। तो अगर इन, और उसके बाद जो रनिंग ब्लॉक है उसमें 2 साल इनको आ रहे हैं यहाँ पे, 32 और 33। अगर इन्होंने ये सारा अवेल कर लिया है, नेक्स्ट 4 इयर्स वाला भी 3 होम टाउन और एक ऑल इंडिया अगर अवेल कर लिया, तो रनिंग ब्लॉक में अगर वो आते हैं, जैसे स्टेप करते हैं 32, 33, तो उनको सिर्फ होम टाउन एलटीसी ही मिलेगी, क्योंकि ऑल इंडिया का ऑलरेडी ये 1 साल पहले ले चुके हैं, ठीक है। बट अगर इन्होंने ऑल इंडिया एलटीसी नहीं ली, फॉरगो कर दी या मिस हो गई किसी कारण से, तब यहाँ पे होम टाउन की जगह वो ऑल इंडिया भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेम फैसिलिटी बार बार नहीं देती। अगर ऑल इंडिया ले चुके हैं अपने पर्सनल ब्लॉक ईयर में और उनका ब्लॉक ईयर खत्म होती, उनका जो रनिंग ब्लॉक ईयर चालू है उसमें ऑल इंडिया वाला अगर आ रहा है, तो वो उनको नहीं मिलेगा, उनको फिर होम टाउन ही मिलेगा। ये इलस्ट्रेशन सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सब लोग? कोई भी एक बता दे, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 31 दिसंबर 2025 में किसी ने ज्वाइन किया, लास्ट ईयर 31 दिसंबर में ज्वाइन किया, तो उसकी पहली एलटीसी किस दिन से स्टार्ट होगी?
और कब तक रहेगी, कोई बता सकता है? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो भी बता दीजिए मुझे। आवाज तो 20 हाँ 27 से सर, 27 से सर। 27 कौन सा दिन बताइए? सर 27 है, 1 जनवरी से ही। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि 31 दिसंबर 2025 में ऑफिसर ने ज्वाइन किया, उसकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो नेक्स्ट ईयर में आएगी, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जैसी आएगी, वो 1 साल कौन सा होगा? वो 31 दिसंबर 2026 आया, ठीक है। 1 साल हाँ, उसके 30 तारीख को कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको एक दिन मिला है नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2026 में उसकी एलिजिबिलिटी बन गई एलटीसी की, ठीक है, अच्छा, पहली एलटीसी। और वो एलटीसी सेम डे पे ही लैप्स हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर तक ही चलता है। एलटीसी ईयर्स जो है कैलेंडर ईयर ही चलेंगे। तो पहली एलटीसी उसकी होगी 31 दिसंबर 2026, 26। और नेक्स्ट एलटीसी स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी 2027, ठीक। ओके सर। तो ये चीजें बस ध्यान में रखनी है कि आपको 1 साल पहला एलिजिबिलिटी के लिए निकालना है, ठीक है। ओके, तो अब रेगुलर जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं जो फ्रेश रिक्रूट नहीं, उनके लिए एलटीसी कैसे एप्लीकेबल होती है? ब्लॉक ऑफ 2 इयर्स में, टोटल 4 इयर्स का जो रनिंग ब्लॉक है उसमें शुरू के 2 सालों में होम टाउन का जा सकते हैं, और 4 सालों में टोटल एक बार वो ऑल इंडिया जा सकते हैं। वो पहला साल भी हो सकता है, ठीक है, वो सेकेंड ईयर भी हो सकता है, थर्ड ईयर भी हो सकता है, फोर्थ ईयर, जिस साल वो जाएंगे, ठीक है, वो उनका ऑल इंडिया का आ जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर में वो एलटीसी, होम टाउन एलटीसी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन लिeu ऑफ होम टाउन एलटीसी एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली कैन अवेल विजिट टू एनी प्लेस। ये 4 रीजन में भी अपनी होम टाउन एलटीसी सरेंडर करके ये 4 रीजन में जा सकते हैं, अपने खुद सेल्फ और फैमिली को लेके। और प्लेस ऑफ विजिट पहले से बतानी होगी, और जिनका सेम हेडक्वार्टर होम टाउन है तो वो होम टाउन वाली तो उनको एप्लीकेबल ही नहीं है, और कन्वर्ट भी नहीं करा पाएंगे, फिर जब एप्लीकेबल नहीं तो कन्वर्ट भी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली दूर रह रही है, सेम स्टेशन पे नहीं है, ठीक है, दूर इन द सेंस कि सपोज फैमिली होम टाउन में रह रही है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सपोज दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है, उसका होम टाउन है मान लीजिए कानपुर, तो कानपुर में उसकी फैमिली रह रही है, ठीक है। तो एक एक नॉर्मल तरीका ये होता था कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट सेल्फ एंड फैमिली को वो कानपुर लेके जा सकता था पहले 2 ब्लॉक ईयर में एक बार, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो अकेला रह रहा है दिल्ली में, उसकी फैमिली रह रही है कानपुर में, तो वो हर साल सेल्फ के लिए कानपुर जा सकता है, यानी होम टाउन जा सकता है अपनी फैमिली को मिलने के लिए। तो इसमें सिर्फ उसका ही टू एंड फ्रो का खर्चा आएगा, फैमिली का नहीं आएगा। इस वजह से उसको हर साल के लिए ये दिया गया एडवांटेज। क्लियर? नेक्स्ट है कि फैमिली मेंबर्स, ठीक है, और सेल्फ अलग अलग ग्रुप में एलटीसी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइम में ले सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लिए ले सकते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ एंड फैमिली मेंबर टोटल जितने भी हैं वो कैसा भी ग्रुप बना लें, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब एक साथ जाएं, कोई भी छोटा ग्रुप या बड़ा ग्रुप बना करके वो जा सकते हैं, ठीक है, बट उनमें 6 मंथ का गैप भी होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनेबल टू विल, अच्छा ये थर्ड जो पॉइंट है उसमें यह है कि जब भी आप कोई भी एलटीसी आपको एप्लीकेबल होती है, अगर आप वो नहीं ले पाते तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होती है। इसका ये मतलब है कि पहले 2 सालों में आपको एलटीसी टू होम टाउन मिला, ठीक है। अब आपने दोनों साल अगर अवेल नहीं किया तो थर्ड ईयर जो होगा उसमें वो आपका होम टाउन का एलटीसी चला गया। क्लियर?
और विद इन 4 ईयर कभी भी आप ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते थे। बट ऐसा भी कई बार होता है कि जब चारों साल में कोई भी आपने एलटीसी नहीं ली या होम टाउन ली, ऑल इंडिया नहीं ली, तो जब नहीं ली तो ऑल इंडिया मानी जाएगी। 4th ईयर में आप ले सकते थे बट आपने नहीं ली, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ऑल इंडिया को। ठीक है, ये क्लियर है सब लोग? अच्छा, एक कंडीशन ये है कि एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड है बट वो होम टाउन एलटीसी में गई और वहां पे उनकी मैरिज हो जाती है। ठीक है, अब वापस जब आएंगे तो ऐसे मैरिड आएंगी वो, तो उनके जो स्पाउस होंगे मतलब हस्बैंड होंगे, ठीक है, उनको भी वो एलटीसी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सेम चीज मेल गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ भी होगा। अगर वो अनमैरिड है, एलटीसी होम टाउन पे गया है, तो अपनी स्पाउस को जब लेके आ रहे हैं तो वो अपनी होम टाउन एलटीसी में स्पाउस का भी टिकट इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने अपनी फैमिली कहीं और रखी हुई है, सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी फैमिली कहीं और रखी है, होम टाउन में भी नहीं रखी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जिस भी स्टेशन में रखी वहां से उनको ऑल इंडिया तो कहीं पे भी जा सकते हैं वो। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर करना है कि मेरी फैमिली यहाँ रिसाइड करती है, वहां से उस प्लेस से वो होम टाउन भी जा सकते हैं या ऑल इंडिया भी जा सकते हैं वो। ठीक है, जो भी केस है, मतलब 4 साल में या 2 साल वाला जो भी केस बनता है वो उनको उनको मिलेगा वो। ठीक है, दोनों फैसिलिटी ऑल इंडिया और होम टाउन की। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, और सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम प्लेस है उनका, घर उनका सेम है, मतलब कि जहां उन्होंने घर लिया है वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, तो एज ए सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एलटीसी क्लेम कर रहे हैं, एज ए उनका जो स्पाउस होंगी वो उनकी एज ए फैमिली की तरह ही यूज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग एलटीसी क्लेम करें, बट अगर वो डिफरेंट प्लेसेस में रह रहे हैं, अलग 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 दूर दूर है, उनका घर भी अलग अलग है, तो वो अपना सेपरेट फैमिली मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी सेपरेट एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला? यहाँ 2 कंडीशन है, एक में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो एज ए सिंगल यूनिट की तरह एलटीसी क्लेम करेंगे। अगर एक ने क्लेम किया और दूसरे वाले उनके साथ जा रहे हैं ऐसे फैमिली मेंबर बन के, तो जो जा रहे हैं वो अलग से फिर एलटीसी पे नहीं जा सकते। बट अगर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों का घर अलग अलग है, तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स बना करके वो एलटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये ट्रेवल इंटाइटलमेंट है, जैसे लेवल 5 एंड बिलो के लिए थर्ड एसी थर्ड टायर वाला है, 6 to 8 के लिए एसी सेकंड टायर है, 9 to 11 के लिए इकोनॉमिक क्लास बाई एयर एसी 2, उसके फिर ऊपर है इकोनॉमिक क्लास बाई एयर और एसी 1, और लेवल 14 के लिए बिजनेस क्लास और या एसी 1। ठीक है, इसमें रिम्बर्समेंट जब होता है तो जितना भी ट्रेवल होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बेसिकली आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी या कॉर्पोरेशन, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, प्राइवेट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट क्या करती है ना, इसमें बहुत जेनरस है। ठीक है, कि जब एयरलाइन में एलटीसी का आप फेयर देखेंगे तो पहले बहुत 2-3 गुना ज्यादा होता था, तब भी वो करती थी। बट वो एयरलाइन जो होती थी पहले तो गवर्नमेंट चलती थी, एयर इंडिया वाली, तो उसमें बड़ा जनरस थी। अभी क्या है कि सब प्राइवेट हो गई हैं, बट ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू कराएंगे तो वो प्राइवेट का भी कोई मसला नहीं है। जो भी टिकट आप कराएंगे एलटीसी क्लिक करके, आपका एक अकाउंट होगा उसमें एलटीसी जैसे ही करेंगे तो एलटीसी के फेयर अलग होते हैं, वो आपको मिलेगा। बट प्राइवेट अगर आप अदर देन फ्लाइट जा रहे हो किसी भी प्राइवेट उससे ट्रांसपोर्ट से, तो गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। क्या कहती है कि अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ओनली 100 किलोमीटर्स वन साइड की जर्नी आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ही मिलेगी।
ये माना जाता है कि 100 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, तो इसलिए 100 किलोमीटर का ही वन वे 100 एंड वन वे 100 मतलब 100 किलोमीटर टू वे, तो 200 किलोमीटर का आपको बस रिम्बर्समेंट प्राइवेट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट से मिलेगा। उसमें सर्टिफिकेशन देना होगा कि इस स्ट्रेच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए ये आपने यूज किया, ठीक है। बट उससे ज्यादा का अगर होता है 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर का, तो 100 किलोमीटर के बियॉन्ड आपको खुद से वो एक्सपेंडिचर बियर करना होगा। तो आजकल बहुत सारी ट्रेन आ गई हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम ट्रेन है, उसमें भी जो टिकट्स वगैरह हैं वो भी मिल जाते हैं। अब इसमें सी और रिवर वगैरह में से अगर आप जाते हैं तो उसमें स्टीमर की सुविधा है, उसमें टाइटल क्लास है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 6 to 8 के लिए लोअर क्लास, 2 क्लास हैं तो लोअर क्लास हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट क्लास 9 एंड अबव के लिए रखी है। इसी तरह इसमें फर्स्ट क्लास या केबिन क्लास है अगर फॉर ट्रेवल्स बिटवीन मेनलैंड एंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ठीक है। और उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शिप्स चलते हैं, तो उसमें ये, ठीक है। और यहाँ पे अदर देन अंडमान एंड लक्षद्वीप के अलावा अगर किसी दूसरे के जा रहे हैं उसमें ये एंटाइटलमेंट होगा। अच्छा, बहुत सारे टूर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्टेट टूरिज्म है, तो इनके जो टूर्स होते हैं वो एलटीसी में आप इसमें जा सकते हैं। आईआरसीटीसी भी टूर्स कराती है, बट क्या करती है उसमें फेयर्स जो टूर होंगे, टूर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, बट उसमें आपको फेयर का एक सर्टिफिकेट देती हैं, वो उसके बेसिस पे वो रिम्बर्स हो जाता है। ऐसी एक और है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स करके, तो ये स्पोर्ट्स एक सोसाइटी है, वो भी अपने टूर्स कराती है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट भी ये स्पोर्ट्स देती है कि आपने ये जर्नी इतने इतने ड्यूरेशन में परफॉर्म की है। इसके अलावा ऑथराइज एजेंट्स जो हैं 3 हैं, गवर्नमेंट लॉरी, अशोका और आईआरसीटीसी, इनसे ही एयर टिकट्स परचेज करना है। एक लास्ट में पॉइंट है, नो रिम्बर्समेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर जर्नी परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन लेस देन 5 years फॉर दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर ऑन एलटीसी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी में एयर ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो एयर ट्रेवल करते हैं तो उनके अगर बच्चे हुए 5 साल से कम एज के, तो उनका रिम्बर्समेंट नहीं होगा। ये पॉइंट कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का? सर रेलवे टिकट नहीं होता ना 5 साल बच्चे। एग्जैक्टली, रेलवे टिकट फ्री होता सर 5 साल से छोटे बच्चे। यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो रेलवे टिकट पे ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं और बच्चों का होता नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं देंगे। वेरी करेक्ट। एलटीसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या लद्दाख, ठीक है। ये जो 4 रीजन में, तो नॉर्मल जो है हम लेते हैं कि पहले 2 साल में होम टाउन और 4 years में एनीवेयर, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मल है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। बट इसके अलावा इनके पास क्या है कि अगर वो होम टाउन में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जाना चाहे तो उनको साल में एक बार सेल्फ के लिए या फैमिली होम टाउन से ऑफिस वो जो जहां पे हेडक्वार्टर है वहां आ सकती है एवरी ईयर, ये उनको फैसिलिटी मिलेगी। मींस या आइदर फैमिली और गवर्नमेंट सर्वेंट विजिट कर सकता है होम टाउन, ठीक है, पहला वाला केस। दूसरे वाले में इसके अलावा उनको 2 इमरजेंसी पैसेज कंसेशन भी मिलता है, ठीक है। दो बार मिलेगा इन फुल लाइफ टाइम, मींस सर्विस पीरियड के दौरान, टू ट्रेवल आइदर टू होम टाउन और द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग इन एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी पैसेज है तो इमरजेंसी बेसिस पे भी ये मिल जाता है, ठीक है। एलटीसी भी ले रहे हैं, इसके अलावा ये भी ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। Sir, I have a doubt. या
अभी आपने बोला कि 5 साल तक के बच्चों का एयर में इसलिए नहीं मिलता बिकॉज़ ट्रेन में अलाउड नहीं है। पर अभी तो सर रेलवे ने ऑप्शन दिया है कि आप अगर बच्चे के लिए चाहो तो एक सेपरेट बर्थ ले सकते हो। तो इन दैट केस क्या हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, सेपरेट बर्थ लेना ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है? आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है? आप अपने उस एक्सपेंसेस पे ले रहे हो क्योंकि उसको सेपरेट मिलेगी। तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो अपने लिए, अपनी सुविधा अनुसार। बट गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, ठीक है? पर सर लेना एक ऑप्शन है। फैमिली में तो बच्चा भी आता है ना, तो उन्हें तो नहीं, वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ना बहुत सारी जगह लिबरल, लेकिन बहुत सारी जगह पे उसने रिस्ट्रेंट करके रखा हुआ है थोड़ा सा। इतनी लीनियंट नहीं रहती, कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो वो रिस्ट्रिक्शन उसी लिए कि अगर एलिजिबल नहीं थे एयर टिकट के लिए, बट इनकेस उन्होंने एयर टिकट ले लिया, तो आप एक बेसिस होना चाहिए रिस्ट्रिक्ट करने का। तो सर जनरली बच्चों के लिए नहीं लेते। अगर आप बर्थ लेकर के कर रहे हो तो वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, ठीक है? सर सर ओके। आजकल बच्चों का 3 साल से 8 ईयर के लिए हाफ कर दिया रेलवे ने, 3 ईयर कर दिया सर। अच्छा, 5 ईयर से 3 ईयर्स कर दिया। जी सर। तो 3 साल के ऊपर का कंपलसरी टिकट होगा। हाँ सर। अच्छा, ऐसा है। तो हाफ फिर ये टिकट, वाला रूल भी हाफ चेंज होगा टिकट फिर। सर। सर हाफ टिकट 3 से अच्छा, यदि बर्थ ले रहे हो आप तो फिर फुल टिकट लगेगा, और नहीं, यदि नहीं, वैसे एक चीज हाफ टिकट बताइए। लेना हो। मैंने अभी ये वाला नहीं देखा था। मुझे ये बताइए, क्या 5 ईयर्स से कम का अगर बच्चा है तो उसको हाफ टिकट या फुल टिकट लेना कंपलसरी है? हाँ सर, 3 से 8 तक हाफ है और 8 से अबव फुल है। दैट मीन्स कि 3 की एक लिमिट कर दी उन्होंने, 3 साल की लिमिट कर दी ना। 3 जी साल से सर। नीचे का टिकट नहीं लगेगा, 3 साल के ऊपर का हाफ टिकट लगेगा। जी सर, 8 तक, 8 से 8 अबव तक। फुल है, 8 से अबव फुल ओके। है। तो ये जो रूल है ना, बेसिकली ये तब तक का था क्योंकि रेलवे में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब वो जो चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो चेंज होगा, ठीक है? इसमें 5 ईयर्स वाला जो लिखा है ना, उसमें भी चेंज ले आएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग। रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हाफ टिकट जो भी एप्लीकेबल है उसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। या हो सकता है कि ऑर्डर ना आया हो बट ये प्रैक्टिस में आ गया हो, कहीं कहीं पे डिपार्टमेंट में आ गया हो, ठीक है? सेशन नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है क्या सर? क्या चीज? ये अभी रेलवे का बोला ना सर आप, एयर टिकट का रेस्ट्रिक्शन JN के लिए भी क्या एप्लीकेबल है क्या? हाँ, देखिए क्या है कि दो चीजें थी। पहले तो मैंने 4 रीजन बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट का, JNK एंड लद्दाख का और अंडमान, ये 4 रीजन हो गए। हाँ सर। तो 4 रीजन में अगर ट्रैवल करना है, एक सेकंड, जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उसमें 4 रीजन में अगर आप, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई कि आप इन जगह पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बोला कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो लोग इन स्टेशन पे, 4 रीजन के लोकेशन पे जा सकते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है? वो स्टेशन के बीच में, मीन जैसे कोलकाता, गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कोई भी रीजन में आप जाना चाहें एयर टिकट से, उनके बीच में एयर टिकट आपको मिल जाएगा, पैसा उसका। क्लियर है? सर एक चीज पूछना था। का भी है, दिल्ली या अमृतसर। अमृतसर। सर अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट में विजिट करना है और उनको क्या गुवाहाटी से ही फ्लाइट लेना है या कलकत्ता से भी ले सकते हैं? एक मिनट, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो जो स्टेशन लिखे ना, जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रीजन, तो गुवाहाटी और कोलकाता, इन दोनों से भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कोलकाता से भी ले सकते हैं सर? हाँ, क्लियर कर, इधर गुवाहाटी और कोलकाता, क्योंकि भाई आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सी लोकेशन पे जाना है, जो भी आपको फायदेमंद लगे, आप इधर गुवाहाटी ले लो, कोलकाता ले लो, जहां से आपकी फ्लाइट आपको अच्छे से मिल रही हो, ठीक है? या जहां आपको जाना जो भी है, दैट इज अप टू यू। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे भी पोर्ट ब्लेयर कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर जाना तो कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। JNK और लद्दाख जाना दिल्ली और अमृतसर दिया हुआ है, ठीक है? क्लियर कट है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। बट यहाँ इन स्टेशन तक आने के लिए
आपको अपना जो नॉर्मल एंटाइटलमेंट वाली जो कन्वेंस है उससे आना होगा, ठीक है। सर मेरा पूछना ये है कि But सर sir, in अभी some case, फर्दर जर्नी एक सेकंड, वन बाय वन। सर फर्दर जर्नी की बात कर रहा सर, अमृतसर टू दिल्ली, हम्म उधर तो अभी फ्लाइट टिकट एलिजिबल है सर, तो वो बच्चों को भी एलिजिबल है क्या सर? बिल्कुल। अभी पोर्ट ब्लेयर के लिए अभी ट्रेन तो फैसिलिटी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर सर आप अगर जैसे कश्मीर जाना है, हेलो सुनिए, अगर पोर्ट ब्लेयर जाना है तो ये 3 स्टेशन आपके पास है, ठीक है। तो you yourself and with family you can go any of these stations, means कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम by train। वो मालूम हो गया सर, उसका आगे का बात कर रहा हूँ सर, फॉर किड्स, फॉर बच्चों के लिए सर। आगे कहाँ? मैं पोर्ट ब्लेयर से तो आप वापस आओगे ना। नहीं सर, अभी चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता से अभी पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं बाई एयर, हाँ तो ये फुल फैमिली एलिजिबल है क्या सर? और बच्चों यस का फुल एक्सक्लूड हो फैमिली जाएगा? एलिजिबल, आपकी गवर्नमेंट Including सर्वेंट है child, सर, उसकी फैमिली भी। sir, including child also who is less than 5 years old. हाँ नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, जब आपको एयर फेयर पूरा मिल रहा है तो 5 ईयर 10 ईयर्स का नहीं है आप सीलिंग, वो वहां पे सीलिंग थी जहां पे आप एलिजिबल नहीं थे और आपका एयर टिकट को ओके ट्रेन सर, फेयर ओके में सर, रेस्ट्रिक्ट करना था, वहां की वो ओके बात सर, है। रेस्ट्रिक्टेड टू इस करना वाले था में सर। क्लियर कट है, मिलेगा पूरी Okay, sir. फैमिली, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है, हाँ, थैंक यू। हम लोग यहाँ से आगे, ठीक है, हाँ यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। इमरजेंसी पैसेज कंसेशन मिलेगा 2 बार, ठीक है, इंटायर सर्विस में, ठीक है। और जैसे कि बताया गया इमरजेंसी पैसेज है तो इमरजेंसी बेसिस पे ही जनरली ये लिए जाते हैं, ठीक है। सर एक तो चीज कोई ये थोड़ा सा सेकंड वाला पॉइंट क्लैरिफाई कीजिएगा, इन लाई सेकंड वाला इन लाई देयर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट में अवेल फैसिलिटी फॉर हिमसेल्फ, ये जो सेकंड वाला है। देखिए पहले तो पिंक वाला जो है इसमें लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल एलटीसी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर जी। वो वाला रूल आपको फॉलो करना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पोस्टेड हो, आपकी फैमिली दिल्ली में रहती है, किसी और दूसरे स्टेशन से वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आना चाहती है आपसे मिलने के लिए, तो वो हर साल वो फैमिली आपके पास आ सकती है और जा सकती है, आप जी। नहीं जाना है। अच्छा, मैं नहीं या जा सकता हूँ फिर। और अच्छा, या फैमिली आपके होम टाउन पे है तो आप जा सकते हो होम टाउन एवरी ईयर, समझे। अच्छा, फैमिली या आप में मींस गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली में से टू एंड फ्रो कर सकते हैं एवरी ईयर, अच्छा, ठीक मैंने है। इधर होल कंप्लीट फैमिली अगर लेके चलोगे अपना सेल्फ भी, तो वो नॉर्मल पहला वाला जो पॉइंट है ना, जी, हाँ, वो एप्लीकेबल होगा। इसमें आइदर यू और योर फैमिली इज मूविंग, आइदर वाला केस है, अच्छा, अच्छा, मैंने एक को मिलेगा, समझ गया, मैंने एक को दोनों, मिलेगा एवरी मैंने ईयर। हर साल ऐसे भी नहीं हो सकते, हम भी जाए फिर फैमिली भी आए, ऐसे नहीं हो सकता है। एक साल आप चले गए, मान लो सपोज एक हाँ, साल आप गए, अगले साल फैमिली आ जाएगी, साल में एक ही बार मिलेगा, ऐसा एक कर को, सकते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक, जी, जी, ओके, तो इवन नॉर्मल एनसीआर के अलावा भी ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली रिसाइड कर रही है आपके होम टाउन में और आपकी पोस्टिंग है दिल्ली में और होम टाउन कानपुर में, तो एवरी ईयर यू कैन गो टू योर होम टाउन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है, कहीं पे किसी स्लाइड में है ये भी चीज, ठीक है। तो अगर आप हर साल आप ही जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, फैमिली को नहीं बुलाना है तो आप हर साल जा सकते हो, उसमें एलटीसी मिलेगा आपको। अब एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई कैटरिंग चार्जेस हैं एलटीसी में, क्या रिम्बर्स होते हैं? ठीक है, आपने टिकट बुक कराया तो उसमें कैटरिंग चार्ज भी है, तो क्या रिम्बर्सिबल है? उसमें आता है, उसमें रिम्बर्सिबल है आपका, ठीक है। जो टिकट बुकिंग के वक्त जो भी कैटरिंग होती है ट्रेन में या इवन प्लेन में भी कई बार होता है ना, तो वो एप्लीकेबल है। कैंसिलेशन चार्जेस वो भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। बट एयर के लिए जब भी आप करेंगे तो 3 ऑथराइज एजेंट्स वाले होंगे, वो रिम्बर्स होंगे, ठीक है। बट अगर कैंसिलेशन हुआ तो आपको कुछ एक ऑफिशियल एक्सीजेंसी दिखानी होगी कि जस्टिफाई करना होगा कि आपने किसी कारण से, किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल रीजन से आपने कैंसिल किए हैं ये,
टिकट। अब आपका वो वाला क्वेश्चन कि एयर टिकट वाला है, तो क्या मैंडेटरी बुकिंग आपको करानी है आईआरसीटीसी या बामेन लॉरी अशोका ट्रैवल से? अगर आप इंटाइटल्ड नहीं है, कोई बता सकता है इसमें? ये पहला वाला जो क्वेश्चन है कि मैंडेटरी होना चाहिए क्या एयर टिकट्स को? अगर आप एयर ट्रैवल के लिए इंटाइटल्ड नहीं है तो इज देयर एनी मैंडेटरी कंडीशन टू बुक फ्रॉम ऑथराइज्ड एजेंट ओनली? सर कोई भी उसमें हम्म सर उसमें ये रहता है कि आपको जो जिसके टाइटल है उसका फेयर मिल जाएगा। यदि आप एयर से जा रहे हैं, यदि बिल्कुल। एयर के टाइटल नहीं है तो आपको जिसके टाइटल हैं वो फेयर मिल जाएगा आपको। तो ये वाले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फिर। ऑथराइज एजेंट से वो क्या एयर टिकट बुक करना पड़ेगा उनको? हाँ सर। नहीं, इस केस में जब आपका रिस्ट्रिक्शन लग रहा है ट्रेन वाले फेयर का, तो आप कहीं का भी एयर ट्रैवल बुक कर लीजिए, आपका तो बेस तो आपको ट्रेन का ही टिकट रहेगा ना, तो उसमें 3 ऑथराइज एजेंट की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपका एयर टिकट का जो भी खर्चा है, अगर उसको टोटल रिम्बर्स नहीं कराना है आपका, क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप कहीं से कोई भी बुक करा लो। आप जितने गो आई बी गो आई ये कहता है दूसरे है ना, आई को Make my trip. मेक माई ट्रिप, वो किसी भी एजेंट से आप करा लीजिए, क्योंकि आपका वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सेकंड एसी से, ठीक है, एसी सेकंड टायर से, तो ऐसी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसमें सेम क्लैरिफिकेशन है कि दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी बुक, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन तो लग ही रहा है ना ट्रेन के हिसाब से। लेकिन जहां पे आपको पूरा एयर टिकट मिलने वाला है, एयर टिकट खर्चा, जिसमें स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में नहीं बताया था मैंने, 2 स्टेशन के बीच में आप जा सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो गुवाहाटी कोलकाता, तो वहां पे आपका पूरा एयर टिकट रिम्बर्स होगा। वहां पे आपको ये तीनों एजेंट से लेना है, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट आपको एयर फेयर पूरा दे रही है, तो वो चाहेगी कि उन्हीं 3 ऑथराइज एजेंट से लीजिए। अदरवाइज क्या होता है, ये बाकी की जितने मेक माई ट्रिप वो सब है ना, वो ज्यादा मतलब इस तरह के एजेंट्स हैं कि वो उनके टिकट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, डायनेमिक फेयर उसमें एप्लीकेबल रहता है। और ये तीनों ऑथराइज एजेंट गवर्नमेंट के साथ टाइप उन्होंने किया हुआ है, इसलिए ये लोग इस तरह से नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। जितना फ्रीली वो दूसरे जो एजेंट्स होते हैं वो बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है सब लोग? यहाँ पे जब आप एंटाइटल्ड नहीं थे एयर टिकट के, आपने कहीं से भी बुक कराया, अब वो अगर कैंसिल हो गए तो वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जर्नी नहीं की है। अब एलटीसी एडवांस 90% फेयर आपका टू एंड फ्रो जर्नी का जो भी एस्टिमेटेड है वो मिल जाएगा। और जैसे ही आप जैसे ट्रेन का अगर है तो ट्रेन के लिए आपको पीएनआर नंबर और टिकट नंबर वगैरह आपको ऑफिस में देना होगा एडवांस लेने के 10 दिन के अंदर। और एडवांस जब लिया, जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई, रिटर्न जर्नी मतलब गए और आए, जब जैसे ही रिटर्न किया आपने, तो 1 महीने के अंदर आपको पूरा एलटीसी का क्लेम आपको सबमिट करना होगा। अगर उसमें लेट होता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, 3 मंथ तक आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, किसी पर्टिकुलर रीजन से आप नहीं कर पाए। अगर एडवांस नहीं है तो आप 3 महीने तक। क्वेश्चन है। हाँ, कोई किसी को कोई डाउट है? हेलो। हाँ यस सर। यस सर, एक चीज है सर कि ये 4 रीजन तो बता रहे हैं सर, ये एक लक्षद्वीप का भी एलटीसी में कुछ कवर में है क्या सर? वो लक्षद्वीप के लिए भी कुछ इस तरह से है क्या सर? मतलब उसमें हम लोग का जो भी ऑर्डर रहता है उसमें फिर अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट और के बारे में रहता है, लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए फिर कैसे करते हैं? एलटीसी कैसे क्लेम करेंगे? वो भी क्योंकि बाय ट्रेन तो उससे जा नहीं सकते। देखिए, गवर्नमेंट ने ये जो आपको 4 रीजन दिए ना, देखिए 1 सेकंड, उसमें लक्षद्वीप का नाम क्यों नहीं है मैं अभी उसका रीजन बताता हूँ। ये जो है,
अंडमान निकोबार जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है उधर, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो लक्षद्वीप काफी हद तक प्रोटेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ये जो आपका अंडमान निकोबार है काफी कमर्शलाइज हो चुका है इसमें, तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है और वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरह का कि सब ज्यादा से ज्यादा वो टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ लक्षद्वीप अभी वहां पे कंट्रोल्ड है बहुत ज्यादा, वहां की इकोनॉमी भी कंट्रोल्ड है, वहां का डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर ये चीज दे देगी फैसिलिटी कि जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको भी जाने देगी, तो वहां पे फुटफॉल बढ़ जाएगी, जो उनका कंट्रोल है वो चला जाएगा, पहली चीज। दूसरा है कि वहां का जो रेजिडेंट कमिश्नर है बेसिकली वो शायद पर डे 30 लोगों को अलाउ करते हैं, ठीक है, पर डे। उनका जो एयर ट्रेवल जो हो रहा है बाय एयर वो 30 लोगों का ही है, नए लोग जो आएंगे पर डे वो 30 ही आ सकते हैं, उसका एक अलग चैनल है उसका परमिशन का, ठीक है। इस तो इन सब चीजों की वजह से इन्होंने यहाँ पे वो चीज नहीं लिखी है, रिलैक्सेशन नहीं दिया, अदरवाइज वहां पे फुटफॉल बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वहां की जो एयर स्ट्रिप है, देखिए कहीं पे भी अगर आप एलटीसी को बढ़ावा दे रहे हो तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो आपको उसको कैटर करने के लिए, मतलब टूरिस्ट को कैटर करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार में है काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का सब कुछ डेवलप हो गया, कमर्शियल है बहुत, बट यहाँ पे लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है। यहाँ की एयर स्ट्रिप वगैरह ना मिड एयर ही है, सॉरी मिड सी ही है, बड़ा अलग तरीके का वहां का पूरा एनवायरनमेंट है। तो गवर्नमेंट उसको इतना प्रमोट नहीं कर रही है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं कि उसको वो कोप अप कर पाए। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। बट आप जा सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंसेशन स्कीम के थ्रू नहीं, अगर आप वैसे जाना चाहते हो जा सकते हो, या जब आप एलिजिबल हो जाओगे एयर टिकट में तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो उसका जा सकते हैं। हाँ हाँ, इस कंसेशन स्कीम में आपको एयर टिकट का फायदा नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है। अदरवाइज Yes. जाने से रोक नहीं है, आप उसकी परमिशन ले लीजिए और एयर टिकट Yes. अपना करिए, आप जा सकते हैं, ठीक है। बट वो एलटीसी में नहीं, उसमें कंसेशन नहीं देंगे, ठीक है। बट लोग एलटीसी में जाते हैं, ऐसा नहीं है। एलटीसी में आप ऑल इंडिया कहीं पे भी जा सकते हो, जो भी इंडियन टेरिटरी है आप जा सकते हो। बट मैंने जैसे बताया ना, रिस्ट्रिक्शन पहले से ही है, तो उस चीज को गवर्नमेंट अगर वो रिस्ट्रिक्शन को अगर ईज कर देगी तो उसको दिक्कत हो जाएगी, गवर्नमेंट को ही दिक्कत हो जाएगी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत होगी। तो जो लोग जाना चाहते हैं एलटीसी में, अदरवाइज वो जाते हैं विदाउट एनी स्पेशल कंसेशन। तो हम लोग यहाँ पे थे, एलटीसी क्लेम विदाउट एडवांस कैन बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स। अगर एडवांस नहीं लिया तो 3 महीने तक आप अपना बिल वगैरह रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, और उसको भी अगले मतलब 3 मंथ्स के लिए और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। बट कई बार क्या होता है, एडवांस ज्यादा लिया और जितना एडवांस आपने लिया उतना खर्चा नहीं हुआ सपोज, तो रिकवरी भी होती है अगर आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया, या एक्सेस एडवांस आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया एलटीसी एडवांस एंड क्लेम्स। अब इसमें इनकैशमेंट भी आपका होगा, तो 10 दिन का इनकैशमेंट होता है एक बार में, ठीक है। और इसमें जितना आप लीव इनकैशमेंट करते हो उतने आपको छुट्टियां भी लेनी है, ठीक है। तो पूरे सर्विस पीरियड में 10 डेज का इनकैशमेंट आप कर सकते हो, लीव इनकैशमेंट, ईएल इनकैशमेंट अप टू 60 डेज, ठीक है। A balance of at least 30 days on leave may be availed to his credit after considering the period of encashment as well as leave. तो आपको अपना ईएल जो है कम से कम 30 दिन का रखना पड़ेगा। तो कैसे होता है, जैसे 1 साल की आपकी सर्विस हो गई ना, तो 30 दिन का तो ईएल आपको वैसे मिल जाता है मोटा मोटा, ठीक है, एग्जैक्टली। कई बार 30 दिन से थोड़ा शॉर्ट भी पड़ जाएगा, बट आपको 30 दिन का मेंटेन करना है आफ्टर टेकिंग एलटीसी एंड इनकैशमेंट। तो 30 दिन की आपको लीव
मेंटेन एटलीस्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। तो फॉर्मूला है कैश का, ईएल वाला जो नॉर्मल होता है वही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलटीसी। एलटीसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग टीए में चल रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक है। सर हेलो सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ब्रदर जो कि डिपेंडेंट है वो एलिजिबल है एलटीसी के लिए? ब्रदर अगर अनमैरिड है, हाँ सर। जी सर। अनमैरिड है और होली डिपेंडेंट ऑन यू, तो वो एलटीसी के में जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें आता है। सर इसमें एज रेस्ट्रिक्शन भी होती है क्या सर कुछ? एज है, एज है 25 इयर्स है शायद, और मैरिज या अर्निंग, देखिए अर्निंग होने लगी तो वो होली डिपेंडेंट की कैटेगरी से तो निकल जाएगा। जी सर। और मैरिज हो गई या 25 साल ऐसा है, या एक सेकंड, वो 1 सेकंड मैं इसमें देख लेता हूँ। माइनर ब्रदर्स कहीं लिखा है, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स मींस 18 साल, 25 नहीं 18 साल होगा। ओके ठीक है, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स। सिस्टर्स के लिए अनमैरिड, उनके लिए एज का नहीं है। कई बार डाइवोर्सी सिस्टर होती हैं, विडो सिस्टर भी होती हैं, तो वो कई बार बेटियां भी होती हैं, मतलब डॉटर भी होती हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, बशर्ते वो किसी और की फैमिली के मेंबर नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स की फैमिली के मेंबर ना हो या अपने हस्बैंड की फैमिली में ना हो। सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे अभी जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 22-25 चल रहा है, तो 25 खत्म हो गया, 26 स्टार्ट हो गया। तो सर ये अगर इस दौरान अगर जो एक भी एलटीसी अवेलेबल नहीं है तो क्या 26 में हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। या सर इसके लिए कोई ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर निकलने की तो बात नहीं है? वो अलग से ऑफिशियल लेटर की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आपका जहाँ पे भी सर्विस बुक रहती है ना, जी सर, तो आप वहां पे एक लेटर लिख दीजिए कि आई विश टू टेक द एलटीसी फॉर दिस ब्लॉक ईयर 22 to 25, 1 year extension on during 2026. तो प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। इस तरह से आप एक लेटर, तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा आपको ऑफिस से कि आपको एप्लीकेबिलिटी है। उसके बेसिस पे एक आप उसमें लिख दीजिए कि फिर डेट और कहाँ पे आपको जाना है वो आप डिक्लेयर करके उनको भेज दीजिए कि मैं आई विश टू टेक एलटीसी फॉर ऑल इंडिया लेवल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है, तो आपका एक ऑर्डर निकाल देंगे वो। ओके सर, ओके उसके बेसिस पे आप टिकट बुक कराइए, आप जाइए, ठीक है। ओके सर। सो और जैसे इसी 2026 में मान लीजिए मैं 25 वाला जो लैच था वो ले लेता हूँ और 226 का जो नया जो ब्लॉक ईयर शुरू होता है तो वो भी क्या हम ले सकते हैं 2026 के एंड में या मतलब? हाँ ले सकते हैं, 6 मंथ्स का गैप कर लीजिए, ले लीजिए। सर वेदर अगर जो 26 में वो डबलिंग भी अगर जो हो जाती है, दोनों ऑल इंडिया ही अगर जो हो जाती है? नहीं, फिर ऑल इंडिया नहीं, फिर वो करनी होगी, एक साल में 2 ऑल इंडिया नहीं मिलेंगी जी, फिर आपको होम टाउन लेना होगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक चीज ये पूछना था कि जो ब्लॉक ईयर जो रहता है सर, वो जब खत्म हो जाता है तो उसके 1 साल तक एक्सटेंड कर ऑटोमेटिक एक्सटेंडेड रहता है ना, मतलब? हाँ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है, बट हमेशा उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करा लेनी चाहिए जो भी ऑफिस है, क्योंकि क्या है कि आप चाह रहे हो कि 22 से 25 वाला होम टाउन अगर आपका लैप्स हो गया वो उसको एक्सटेंड कराएं तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, आपको ऑल इंडिया ही एक्सटेंड होगा, क्योंकि होम टाउन की एक्सटेंड करने की जो लिमिट थी वो 3rd ईयर में थी, ठीक है। 22-23 में आपको होम टाउन लेना था, बट 22-23 में ना लेके आप फिर 24 में लेते, ठीक है। तो हमेशा अपने ऑफिस से एक बार आप जो भी आप लेना चाहते हो एक बार उनसे बात कर लो, उसके बाद एक लेटर लिख के राइटिंग में पूछ लो एप्लीकेबिलिटी, वो एक बता देंगे आपको क्लैरिफिकेशन कि हाँ आपके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बेसिस अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए कि मैं इस ड्यूरेशन में इस प्लेस में जाना चाहता हूँ, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उसके बेसिस आप ऑर्डर निकलवा लो, ऑर्डर के बाद आप एलटीसी टिकट बुक करो या एडवांस लेना वो कर लो, उसके बाद जाओ। तो ये थोड़ा सा प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सोचा एकदम से चले जाए,
थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए उसके लिए। सर एक और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जिसकी पोस्टिंग मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में है और वो अगर ऑल इंडिया एलटीसी में वो ईटानगर जाना चाहता है अरुणाचल के लिए, तो उसको बाय रोड या बाय ट्रेन ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर में है कि आपको कोलकाता से ही फ्लाइट पकड़ना है या गुवाहाटी पकड़ना है, तो आप शिलोंग से गुवाहाटी आओगे और उसके बाद फिर फ्लाइट लोगे, ऐसे करके नहीं है आपको। नहीं वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक चेक है। चेक ये है कि आप शिलोंग में हो या गुवाहाटी में, आपको शिलोंग जाना है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसमें आप पोस्टेड हो और उसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप ऑल इंडिया ले होगे, तो अगर आप एयर टिकट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फायदा लेंगे, तो आप फ्लाइट या अदर कोलकाता या गुवाहाटी से बुक करेंगे तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रीजन में अगर आप पोस्टेड हो तो वो रीजन को छोड़कर बाकी 3 रीजन में आप ऑल इंडिया लोगे, तो ही आपको वो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फायदा मिलेगा। समझिए आप? यस सर। अब एक बात समझ में, अगर आप प्रमोट एडी पे हो जाते हो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी आ जाती है, फिर तो आप जा सकते हो ऑल इंडिया, तब आपको स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे आप? अपने सेम रीजन में आप ऑल इंडिया भी लगा सकते हो। 5:30 बजे लॉग आउट कर दिया। हम लोग नया अपना नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? जितना कंसल्टेशन का टाइमिंग उतना ही ये करना। अभी ये स्लाइड विजिबल है? कोई बताएगा? Yes, sir. Okay. So now next topic is TA and TTA. ठीक है? तो ट्रेवलिंग अलाउंस मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा ताकि हम लोग 6 बजे से पहले कंप्लीट करें। ट्रेवलिंग अलाउंस is to get the reimbursement regarding the expenditure incurred on account of travel from one place to another within India or outside। में आप ट्रेवलिंग अलाउंस में जब आप ऑफिशियल टूर कोई होगा उसमें जब भी आप जाएंगे तो आपको खर्चा मिलता है क्या क्या चीजों का। आपका ट्रांसपोर्ट का मिलता है, रेल, रोड, एयर, सी। उसके अलावा एकोमोडेशन चार्जेस मिलते हैं रहने के लिए, और फूड चार्जेस खाने पीने के लिए। ठीक, पीने के लिए नहीं, खाने के लिए। ट्रेवलिंग अलाउंस इज एप्लीकेबल फॉर जर्नीज लाइक ऑफिशियल टूर, ज्वाइनिंग, ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग कोर्स में जा रहा है कोई, मीटिंग, सेमिनार, इंस्पेक्शन विजिट, रिटायरमेंट, अटेंडिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, कोर्ट हियरिंग के लिए भी होता है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग के लिए भी होता है, और कोई अदर ऑफिशियल ड्यूटी अगर आपकी लगाई गई तो उसके लिए आपको टीए एप्लीकेबल है। तो डेली अलाउंस में लेवल वाइज आपको कुछ आपको एंटाइटलमेंट है। जैसे आपका है करंट होटल एकोमोडेशन 1000 का मिलेगा विदाउट एनी वाउचर, ठीक है, और नॉन एसी टैक्सी 281 रुपीज सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन में मिल जाएगी। फूड बिल्स 1000 पर डे सेल्फ सर्टिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो बेसिकली पहले क्या होता था, 6th पे कमीशन से लेकर 7th पे जब तक नहीं लगा था तो बहुत कम होता था, उसमें फूड बिल वाउचर भी लगाने होते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। 200-250 रुपए के लिए बड़ा आदमी परेशान होता था। तो उस चीज को 7th पे कमीशन ने खत्म कर दिया और एक लिमिट दे दी कि ये इसके हिसाब से इतना मिलेगा। तो पहले शायद आपका 750 रुपए था, वो 25% बढ़ के 1000 रुपए हो गया। नेक्स्ट के लिए 1000 था, 900 था, उसका 1125 हुआ, जिसका 1000 था उसका 1250 हुआ। तो अलग अलग फिर ये रेट बढ़ गए। और इसमें होटल एकोमोडेशन भी उस हिसाब से लेवल वाइज बढ़ता रहेगा, ठीक है। सीलिंग अब नया पे कमीशन आएगा, उसमें भी सब सीलिंग रिवाइज हो जाएंगी। तो ये एंटाइटलमेंट वगैरह है। कभी कभी पैदल चलते हैं तो उसमें भी एक फुट अलाउंस भी मिलता है, ठीक, 15 रुपए पर किलोमीटर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां पे फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग है
वहां पे डी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जिस भी टूर में आप जा रहे हो या ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो फ्री बोर्डिंग लॉजिंग अलाउड जहां पे भी है वहां पे डी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये रूल आ गया है इसका प्रॉपर। तो डीए कितना मिलता है, तो वो जितनी लेंथ ऑफ एब्सेंस है हेडक्वार्टर से, वो आवरली बेसिस पे मिलती है। अगर 6 आवर्स से कम है, हेलो 30%। हाँ, किसी कुछ डाउट? टोटल एकोमोडेशन में लिखे 1000 पर डे। ये वाला ना? पर डे, जी जी सर। हाँ 6-8 में टोटल एकोमोडेशन 1000 पर डे है। तो 1000 पर डे के सर कुछ कम है, 931 के आसपास, 38 के। नहीं, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? 6 से 8 लेवल में सर। हाँ हाँ वही सर, हाँ 1000। हाँ, 750 था पहले, वो 25% बढ़ गया। 938 रुपीस हो गए सर। ये रिवाइज हुआ है क्या? तो 938 रुपीस हो गए सर अभी। 938 आएंगे। देख लीजिए, राउंड फिगर में लिख गया, लेकिन वो 900 समथिंग कुछ आएगा ना। ओके, हाँ सर। हाँ, मतलब एग्जैक्टली 1000 नहीं है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, ठीक। सर एक डाउट था सर। में सर 1000 है। सर अभी जैसे क्लास सर जैसे अभी एनडब्ल्यू में ऑफलाइन ट्रेनिंग में आएंगे हम लोग, हाँ, तो सर उसमें डीए नहीं एडमिसिबल है ना सर हम लोगों का? नहीं है। एक्चुअली ट्रेनिंग का जो रूल है ना, वो रूल ऐसा होता है कि जैसे आप कहीं ट्रेनिंग पे गए किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं देते हैं वो, आप बाहर कहीं रह रहे, ठीक है। तो उसका एक रूल है कि अप टू 180 डेज तक आपको फुल डीए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 180 डेज के बाद कोई डीए नहीं मिलेगा। दूसरा एक केस है कि अगर आपकी एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पे बोर्डिंग लॉजिंग की व्यवस्था है, और आप जा रहे हो वहां पे और पेमेंट बेसिस पे वहां रुक रहे हो, तो 180 डेज तक तो आपको डीए मिलेगा। 180 डेज में फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको फुल डीए मिलेगा, और नेक्स्ट 120 डेज के लिए आपको हाफ डीए मिलेगा, ठीक है। बट आपकी अपनी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग एकेडमी है एनडब्ल्यूए, जहां पे आप आ रहे हो विदाउट एनी एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे रहोगे, बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है आपका सारा, ठीक है। तो इस केस में आपको फिर डीए नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ट्रेनिंग एकेडमी का रूल ये कहता है, और अगर आप टूर पे जा रहे हो, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है, तो कोई भी डीए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक और रूल है। तो दोनों रूल को कंबाइन करते हैं, तो डीए एप्लीकेबल नहीं है फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग केस में, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये जो एब्सेंस था, डेली अलाउंस वाला जो है, वो एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर से हम कंसिडर करते हैं, और 12 से 12 का हम लेते हैं, सुबह के मतलब मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक। तो 6 से 12 घंटे के लिए 70% का, और 12 घंटे ज्यादा तो 100% जो डीए है। तो डीए मान लीजिए आपका 900 या 1000 मान के चलते हैं अभी आपके लिए कैलकुलेशन के लिए। तो अगर किसी की फ्लाइट 12:10 पे अगर है, दोपहर के 12:10 पे अगर फ्लाइट है, और अगले मतलब कि पूरे दिन वो बाहर रहा और नेक्स्ट डे वापस आया, तो बताइए कि जो फर्स्ट डे का जो डीए है वो 100% होगा या 70% होगा? कोई बता सकता है? सर 100% चाहिए सर। हाँ, किसी ने बताया 100% और किसी ने 100% होना चाहिए सर। 100% होना चाहिए। क्यों सर? वो क्योंकि फ्लाइट पकड़ने के लिए भी आप पहले तो आप निकल रहे होंगे काफी समय पहले, फिर 1-2 घंटे का फिर वहाँ पे टाइम है सर उसका। यस सर। एयर ट्रेवल एग्जैक्टली क्या होता है कि रूल कहता है कि हेडक्वार्टर लीविंग, मतलब कि आपने जब से स्टेशन छोड़ा तब से ये आपका जो आवर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप काउंट स्टेशन अपने हेडक्वार्टर से जाने में काउंट होगा। तो अब क्या है, कोई फ्लाइट का टाइम है कुछ, ठीक है।
आप फ्लाइट को पकड़ने के लिए अपने हेडक्वार्टर से कितने बजे निकले, वो डिपेंड करेगा कि फ्लाइट का टाइम क्या था। तो आप हेडक्वार्टर आए फिर फ्लाइट पकड़ने के लिए गए। कई बार ऐसा होता है कि हेडक्वार्टर नहीं आकर आप डायरेक्टली अपने घर से निकल गए, ठीक है, 2 घंटा, किसी को 3 घंटा लगता है, जहां से जिसकी जितनी दूरी हो। तो उस केस में अगर आप हेडक्वार्टर नहीं आए तो आपका जो रेजिडेंस है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिकम्स हेडक्वार्टर। तो वहां जिस समय आपने छोड़ा है, 2 घंटा पहले छोड़ा, 3 घंटा पहले छोड़ा, वहां से फिर आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डेली अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए। तो बिल्कुल सही है, 100% उसको डीए वहां पे एप्लीकेबल है। कई बार कुछ अकाउंट्स के लोग इस चीज को लेकर के बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा ही रूल बता करके उनको काउंटर करना है, ठीक है। सर एक क्वेरी थी। हाँ सर जैसे मान लें सर विद इन दिल्ली अगर जो आपकी सर ड्यूटी लगती है इलेक्शन कमीशन, थोड़ा तेज बोलिए सर विद इन दिल्ली मान लें सर आपकी अगर जो इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी लगती है तो जनरली सर यहाँ पे वो डीए नहीं देते हैं इफ इट इज आल्सो बियॉन्ड 8 किलोमीटर विद इन द सिटी। 8 से ज्यादा होने के बावजूद भी सर वो डीए नहीं देते हैं, जबकि सर ये शायद रूल है कि 8 से अगर जो ज्यादा होता है तो एग्जैक्टली हम लोग अभी वो देखने वाले हैं रूल। अच्छा कि जो भी आपका अगर टेम्परेरी ड्यूटी में आता है वो जैसे आपका लोकल जर्नी लोकल दिल्ली एनसीआर बोलकर नहीं देते हैं क्या? दिल्ली एनसीआर में नहीं देंगे? नहीं, गलत बोलते हैं वो, सब फालतू की बात करते हैं। हेलो सर, दिल्ली में भी डीए सर फ्लाइट के टाइम से काउंट करते हैं। बड़ा गलत है ये चीज, ठीक है। आप हमेशा उनको रूल से उनको काउंटर करिए। रूल कहता है कि जब भी आप फ्लाइट या अपना, जब आप ऑफिस नहीं आ करके अपने घर से छोड़ते हैं, ऑफिस का आपको आने का टाइम नहीं है, आपको सीधे फ्लाइट पकड़ने आना, तो योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिकम्स योर हेडक्वार्टर, क्योंकि आपको बाहर जाना है, आउट स्टेशन जाना है बाय एयर। नहीं सर, दिल्ली में नहीं करते, बोला है जब भी नहीं करते वो, मतलब फ्लाइट का या ट्रेन का जहाँ पे एंड हो रहा वही टाइम, मतलब ट्रेवलिंग टीए दे देंगे पर डीए नहीं देते उस टाइम का। बहुत ये चीज गलत है, मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा कंजर्वेटिव होते हैं ये लोग। तो उनको काउंटर करना है, हमेशा क्वेश्चन पूछना है और बाय रूल पूछना है। और मैंने ये चीज देखी है, ठीक है, मैंने खुद फेस की है, मैं इसके लिए लड़ा हूँ और मैंने वो चीज करवाई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स हैं, थोड़ा सा उनको शायद पता नहीं होता उस समय, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बिल जब भी आता है ना काउंटर साइन के लिए, ध्यान नहीं देते कितना पैसा उनका कहाँ कट गया। तो ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एंटाइटलमेंट है आपके ट्रेन वगैरह के और उसके फेयर के, एयर फेयर वाला, जैसे इकोनॉमी 12 और 13 की इकोनॉमी होगा आपका। आप अगर अपने ऑफिशियल टूर पे आ रहे हैं तो आपको बाई एयर इकोनॉमी मिलेगा और इसी ट्रेन सेकंड क्लास का आपको मिल जाएगा, सेकंड एसी का, ठीक। और जो भी प्रीमियम ट्रेन वगैरह आई हैं उसमें सबको आपको इसमें है सब कुछ। इसमें भी तेजस वगैरह आ गई हैं, हमसफर, वंदे भारत, तो इन सब में एंटाइटलमेंट है, ठीक है। एक है प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, ठीक है। ऐसे में ट्रेवल बाय एसी बस इज अलाउड फॉर पे लेवल 6 एंड अबव। 6 एंड अबव को तो एसी बस मिलेगी और उसके नीचे का डीलक्स या ऑर्डिनरी बस मिलेगी, ठीक है। लेकिन जहां पे रेल से कनेक्टेड है तो वहां पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड है, प्रोवाइडेड द टोटल फेयर डज नॉट एक्सीड द एयर एंटाइटल्ड क्लास, ठीक है, सॉरी ट्रेन एंटाइटल्ड क्लास। तो क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जब कोई प्लेसेस कनेक्टेड नहीं है रेल से, तो उन्होंने बताया कि भाई आप एसी बस से ही जाओगे और आप इधर ऑर्डिनरी बस से जाओ, क्योंकि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है उसमें फिक्स करने का, एयर फेयर मतलब सॉरी ये फेयर फिक्स करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि रेल है ही नहीं। तो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली बताया कि एसी बस से जाना है और नॉन एसी बस से जाना है। यहाँ पे इस पहले पॉइंट में ट्रेवल इंटाइटलमेंट बाय सी और रिवर स्टीमर, वो सेम जैसा हम लोगों ने एलटीसी में देखा, सेम है यहाँ पे भी। और जहां पे स्पेसिफिक रेट्स हैं वहां पे क्या क्या है, 6 to 13 एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस, ठीक है। और
एसी टैक्सी भी हो सकता है लेवल 14 के लिए। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, ओन स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह से जा सकते हैं। इसी तरह की फैसिलिटी 6 to 13 को भी दी हुई है, बट एसी टैक्सी नहीं दी। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव है इनका, बट ठीक है, जो जो रूल है वो है। इसके अलावा बाकी रूल्स ये इसमें लगते हैं। जहां पे ये था, जहां पे स्पेसिफिक रेट्स हैं वहां का ये था, जहां पे स्पेसिफिक रेट्स नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वहां का, उसके अगर रेट नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट के या किसी नेबरिंग स्टेट का भी नहीं है, तो वहां पे उन्होंने एक सीलिंग दे दी कि अगर ओन टैक्सी या कार से, अपनी ओन कार से जा रहे हो या टैक्सी से जा रहे हो, तो 30 रुपीज की लिमिट है पर किलोमीटर, वो उसमें रिम्बर्स हो जाएगा। अगर आप ऑटो रिक्शा या स्कूटर से जा रहे हो तो जस्ट 50% उसको कर दिया 15 रुपए में। अगर शेयर करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जितना फेयर होगा उसका। मोड ऑफ कन्वेंस नीड्स नो अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। आप कई बार जब आप टूर पे जा रहे हो तो मोड ऑफ कन्वेंस क्या होगा वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से आप मोड ऑफ कन्वेंस डिसाइड करोगे, ठीक है। आप ट्रेन से जाओ या आप प्लेन से जाओ, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है, सेल्फ, ठीक है। तो कई बार लोग लिख देते हैं कि मैं रेजिडेंस से निकला और एयरपोर्ट गया या रेलवे स्टेशन गया, टैक्सी से इससे गया। तो मेरी उनको ये रहेगी कि आप जब भी टूर प्रोग्राम आप अपने अप्रूवल के लिए डालें तो आप पॉइंट टू पॉइंट डालें, मतलब रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है वहां से नेक्स्ट स्टेशन का डालें। बीच में आप टैक्सी से आ रहे हो, ऑटो रिक्शा से आ रहे हो, स्कूटर से आ रहे हो, वो आप बिल में आप मेंशन करिए। इसमें आपका जो एटीपी होता है या टीटीपी होता है टूर प्रोग्राम, उसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई अप्रूवल का कोई मीनिंग ही नहीं है। टी कंसेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जा रहे हैं तो वो भी ऑन टूर माने जाएंगे, उनको भी पूरा उनको डीएटीए जो भी होता है वो एप्लीकेबल होगा। ये हमने देखा ही था, जर्नी जो करनी है आपको बाई एयर, जो रिम्बर्सेबल होगा वो सारा आपको ऑथराइज ट्रेवल एजेंट से ही लेना है। टीए फॉर लोकल जर्नी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ड्यूटी आवर्स, सॉरी ड्यूटी बियॉन्ड 8 किलोमीटर है, जैसे आपने बताया इलेक्शन ड्यूटी लगती है, उस वाले केस में आपको मिलना है, कितना मिलना है, 50% ऑफ योर डीए, ठीक है। और माइलेज का, मतलब कि जो भी ट्रैवल आप कर रहे हो जिससे भी, जो आपके एंटाइटलमेंट वाला है माइलेज अलाउंस, वो मिलेगा, प्लस 50% डीए मिलेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जरूरी नहीं कि अपने ऑफिस से, आप डायरेक्ट घर से भी जा सकते हो, यस सर, बट वो जगह आपके ऑफिस से 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, ठीक है। सर वो ये कहते हैं कि आपको तो सैलरी में टीए मिल ही रहा है, और क्या कह रहे हैं सर, वो ये जनरली कहते हैं ना अकाउंट्स में कि आपको टीए ऑलरेडी सैलरी में मिल के आ रहा है, तो हम लोग नहीं देंगे और बस सैटरडे संडे का देंगे। नहीं, ये चीज गलत है। बेसिकली टीए आपका, देखिए अगर हम वो सब रूल पे चल रहे हैं तो अब बोलो आप, हमारे लिए कोई अलग से रूल नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल बनाती है, जो टीए है वो टीए इज फॉर रेजिडेंस टू ऑफिस, और छोटा मोटा और भी अगर कहीं जाना हो तो 8 किलोमीटर के पेरिफेरी में अगर है तो वहां के लिए टीए है। बट अगर कोई 20-25 किलोमीटर दूर इलेक्शन ड्यूटी करने जा रहा है सेम स्टेशन पे, तो भाई उसमें तो कन्वेंस का खर्चा आता है, तो कहां से कौन बियर करेगा। तो रूल कहता है अगर एप्लीकेबल है तो मिलना चाहिए उसमें। तो उनके साथ थोड़ा सा टैक्टफुली करना है, क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी पे जनरली आपको एसडीएम, एडीएम या डीएम लेवल पे ऑफिसर्स आपको कॉल करते हैं, तो उनसे कोशिश ये करो कि आप एक सर्टिफिकेट ले लो। सर्टिफिकेट देते नहीं, थोड़ा परस्यू करना पड़ेगा, आप सर्टिफिकेट ले लो कि आप इलेक्शन ड्यूटी में थे, क्योंकि ऑर्डर जो निकालते हैं ना, बड़ा ऑर्डर में आपका नाम होगा 10th पेज पे होगा, कहीं ऐसी जगह पे होगा, वो ऑर्डर इस तरह का रहता है, बड़ा हैप्पीजार्ड टाइप का, ठीक है। कई बार फोन पे मैसेज आ गया, आप पहुंच गया, ऑर्डर भी नहीं मिलता कई बार, है ना, ऐसा केस होता है। तो आप उनसे जरूर एक ले लो सर्टिफिकेट टाइप से कि सर हम ऐसा साइन कर दीजिए, नहीं तो हमको बड़ी वहां पे दिक्कत हो जाएगी और ऐसा वैसा करके, क्योंकि हमको वहां पे पीरियड ऑफ एब्सेंस भी हमारी कैसे रेगुलराइज होगी जब आप हमको इलेक्शन ड्यूटी का प्रॉपर एक फॉर्मेट में ऑर्डर दोगे या हमारा एक सर्टिफिकेट दोगे, ठीक है। तो जनरली
ये सब कुछ देखिए, ये जो जितना इलेक्शन ड्यूटी का है ना, सर अगर कोई रूल से चलेगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा डीए वगैरह का। लेकिन ये सिर्फ डर के माहौल में सब करते हैं कि आप आइए, तुरंत रिपोर्ट करिए, ट्रेनिंग में आइए, ये करिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ठीक है, जी और इस डर से आदमी जाता है, फोन पे ऑफिस को बोल देता है। कायदे से तरीका ये होना चाहिए कि भाई ऑफिस में भी उन्होंने इस ऑर्डर को लगाया और वहां से प्रॉपर रिलीविंग ली। यस कई बार होता है इलेक्शन 2 महीने बाद है, बट आपको डेली बुला रहे हैं, है ना, कभी भी बुला रहे हैं, जी सर 2 महीने के लिए आपको डिप्यूट कर दिया, तो आप प्रॉपर ऑफिस से रिलीविंग लेके जाओ, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऑफिस को पता ही नहीं, आप इलेक्शन ड्यूटी पे आपने फोन करके बुलाया, कहीं राइटिंग में आपको ने ना दिया, और कल को ऑफिस भी पल्ला झाड़ेगा कि भाई ये दिक्कत हो गई, वो हो गया, तो ऑफिस को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। समझ गए? यस हमेशा बिल्कुल पेपर पे अपना अप टू डेट रहिए आप। नेक्स्ट, टीए ऑन ट्रांसफर है ना। टीए ऑन ट्रांसफर में आपका ट्रांसफर का मतलब आपका हेडक्वार्टर आपका चेंज हो जाएगा, हेडक्वार्टर का स्टेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। और ट्रांसफर पे जो भी टीए तभी एप्लीकेबल होगा जब वो पब्लिक इंटरेस्ट पे माना जाएगा। ठीक है, आपके ऑर्डर में लिखा रहता है पब्लिक इंटरेस्ट या ओन कॉस्ट, तो कई बार ये भी होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं भी लिखा रहता, लेकिन ओन कॉस्ट अगर लिखा है तो ओन कॉस्ट माना जाएगा, अगर ओन कॉस्ट नहीं लिखा तो मान ली जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, ये छोटी सी बारीकी है, बट ये चीजें होती हैं। इफ रेजिडेंस रिमेन्स द सेम आफ्टर ट्रांसफर देन टीए इज नॉट एप्लीकेबल। रेजिडेंस का चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी आपको टीए मिलेगा ट्रांसफर में। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसमें? पहला तो आप जिस मोड से ट्रेवल करोगे उसका ट्रेवल एंटाइटलमेंट मिलेगा आपको, आपकी फैमिली को। उसके अलावा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलती है, सीटीजी जिसको कहते हैं। इसमें आपको 1 मंथ की बेसिक का 80% आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अपने घर का सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपको रिम्बर्समेंट होता है पैसे का। इसके अलावा आपका जो कन्वेंस है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, जो भी, उसको भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका भी रिम्बर्समेंट होता है। तो पहले हम बात करेंगे टीए की, मतलब एयर टिकट्स या रेल टिकट्स की, कैसे रिम्बर्स होंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, या टूर ट्रांसफर है बेसिकली। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप सीधे जाकर हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लीजिए विद फैमिली के साथ। ठीक है, जब आप फैमिली के साथ ज्वाइन कर लिए तो आपको सभी के जो टिकट्स का खर्चा है वो आपको मिल जाएगा एट ए स्ट्रेच। ठीक है, आप हैं प्लस आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो सबका एक साथ हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा ये है सीन कि आप गए, नेक्स्ट डे पे आपने जाके हेडक्वार्टर ज्वाइन किया, या 2 दिन बाद जाके ज्वाइन कर लिया सेल्फ से। ठीक है, उसके बाद आए, सेल्फ का मतलब अलोन, अलोन गए, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में वहां पे ज्वाइनिंग दी, आपका ऑर्डर निकला कि आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वहां से आपने छुट्टी ली, नए कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपने लीव ली। ठीक है, लीव लेके आप ओल्ड स्टेशन पे आए, वहां से अपने जो भी आपके काम बचे हुए वो करा करके और अपनी फैमिली को लेके गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 तरह का ट्रेवल फेयर मिलेगा। पहला तो आपको जाने का अपना सेल्फ का ऑनवर्ड जर्नी, फिर सेल्फ की रिटर्न जर्नी, और थर्ड बार सेल्फ प्लस फैमिली की ऑनवर्ड जर्नी। ठीक है, टोटल 3 फेयर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप गए नए हेडक्वार्टर में, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके अलावा आपकी जो फैमिली है अगर वो ओल्ड हेडक्वार्टर में थी तो न्यू हेडक्वार्टर में बाद में आ गई, या आपकी फैमिली अदर देन आपके हेडक्वार्टर कहीं और रह रही थी, वो न्यू हेडक्वार्टर में आ गई, या आप चाहते हो कि आपकी फैमिली न्यू हेडक्वार्टर में ना रह के कहीं और रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये तीनों तरह का ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, बट जो भी एक्सपेंसेस होंगे ट्रेवल के वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर के बीच के। ठीक है, और फैमिली को मूव करने के लिए टाइम, अच्छा खासा टाइम होता है। क्या मतलब कि जब भी आप ट्रांसफर होता है आपका, ऑन प्रमोशन हो या सेम पोस्ट पे हो, तो हमेशा एक ऑर्डर निकलेगा रिलीविंग का कि भाई ट्रांसफर हो गया आपका, और ट्रांसफर के बाद ये रिलीविंग है। तो रिलीविंग से 1 मंथ पहले आपकी फैमिली मूव कर सकती है, या
ज्वाइनिंग आपने जब की उसकी डेट से 6 मंथ के अंदर तक आपकी फैमिली मूव कर सकती है। तो इतना पीरियड आपके पास होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7 मंथ प्लस 5 प्लस मैं मानता हूं मैक्सिमम 12 डेज का। तो 7 मंथ प्लस 12 डेज का आपकी फैमिली के पास टाइम है एट द मैक्स मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जिन लोगों का अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है वो उसको फैमिली से लिंक कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया ना सब लोग कि फैमिली के पास तो अच्छा खासा टाइम है, अगर वो फैमिली के साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम पर। दैट हैज टू बी क्रेडिटेड टू योर ईएल अकाउंट, अर्न लीव अकाउंट। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलती है जब आपका 20 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस में आपका ट्रांसफर हुआ, ठीक है। आपका जो ऑफिस है वो 20 किलोमीटर से दूर आपका ऑफिस, नया ऑफिस है, तो उसमें आपका घर भी चेंज हो रहा है, उसमें 80% का आपको बेसिक, जो लास्ट मंथ की बेसिक थी उसका 80% आपको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के रूप में मिलता है, ठीक है। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है डिस्टेंस, 20 किलोमीटर से कम है और आपने रेजिडेंस भी चेंज किया उसकी वजह से, तो आपको 1/3 कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर ट्रांसफर लेते हैं, ठीक है, तो उनका ट्रांसफर ग्रांट कैसे इफेक्ट होगा? अगर दोनों हस्बैंड वाइफ 60 डेज में अगर मूव करते हैं, ठीक है, तो कोई पहले मूव करेगा या कोई बाद में मूव करेगा, या हो सकता है कि दोनों साथ में मूव करें, तो उन दोनों में से एक को ही मिलेगा सीटीजी, दूसरे को नहीं मिलेगा, या जो पहले मूव करेगा उसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी, दूसरे वाले को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा केस ये है कि 60 डेज से 6 मंथ के पीरियड के बीच में, ठीक है, दूसरा स्पाउस ट्रांसफर हुआ, पहला वाला तो मान लो आज हो गया, दूसरा 61वें दिन हुआ, 61वें दिन से लेके अगले 180 दिन के बीच में अगर हुआ है, तो पहले वाले को तो फर्स्ट डे वाले को तो फुल मिलेगी, दूसरे वाले को 50% मिलेगी ट्रांसफर ग्रांट, ठीक है। क्लियर है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाले केसेस जहां पे आइलैंड्स हैं वहां पे कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यहाँ पे 80% थी नॉर्मल, दूसरे एरिया में तो यहाँ पे 100% होती है बेसिक का। जो सामान ले जाते हैं तो सामान का एंटाइटलमेंट है कि 6 to 11 के लिए अगर आप लोग हैं तो ट्रेन या स्टीमर से तो 6000 kg आप ले जा सकते हो, उसके बाय रोड का 60 रुपीज 62.5 रुपीज पर किलोमीटर आपको मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन ये है मेरा कि जब भी आप सामान अपना मूव कराइए तो आप हमेशा जो ट्रांसपोर्टर से आप जो बिल लेते हो उसमें या तो आपका जो टोटल हाउस होल्ड आइटम्स का जो वेट है या तो आप उसको 6000 kg लिखवा लीजिए, अदरवाइज कुछ भी ना लिखवाइए। अदरवाइज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ट्रांसपोर्टर को अगर पहले से नहीं बताया आपने तो वो कुछ लिख देगा 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg। अगर उसने ये अमाउंट लिख दिया 6000 kg से कम, तो अकाउंट्स वाले क्या होते हैं वो बड़ा ही इस चीज को नैरो माइंडेड होकर सोचते हैं, तो वो इसकी सीलिंग को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, समझे, प्रो रेटा पे ले जाते हैं। क्लियर है? उससे बचने के लिए आप हमेशा इसमें केयरफुल रहिए कि आप अपने से कुछ ना लिखे या तो केजी, या लिखें तो 6000 वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस, इसमें 6 लेवल पे लेवल 6 एंड अबव में आप एक कार और बाइक एंड स्कूटर ले जा सकते हो। 5th एंड बिलो के लिए एक 2 व्हीलर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ट्रेन से ले जा रहे हैं तो पैसेंजर ट्रेन से एक्चुअल फ्री चार्ज बाय द रेलवे ये मिलेगा, इसमें रेलवे से एस्टिमेट लेना होता है। दूसरा है गुड्स ट्रेन का, इसमें कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग अनलोडिंग सारी चीजें होती हैं, बट जो क्लेम होगा वो लिमिट कर दिया जाएगा पैसेंजर ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब जो फ्री चार्जेस का जो एस्टिमेट देता है ना रेलवे उस पर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो ट्रेन से जा रहा है आपका।
दूसरा है ट्रांसपोर्ट बाय रोड। अगर ट्रांसपोर्टर ट्रक से आपका व्हीकल जा रहा है तो उसमें 3 तरह के फेयर हो सकते हैं। एक होता है कि भाई ट्रांसपोर्टर ने कुछ रेट चार्ज किया, वो। दूसरा होता है एक प्रिस्क्राइब रेट, जो डायरेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट का, वो। या पैसेंजर ट्रेन, जो यहाँ पे हमने ये फ्री चार्जेस का जो कोटेशन लिया, इन तीनों में से जो कम होगा वही मिलेगा आपको रिम्बर्समेंट में, ठीक है। तो ये वहां का है जहां पे प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मैं डाउटफुल, जहां कनेक्टेड नहीं है वहां पे एक्चुअल रेट लिमिटेड टू ट्रांसपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रेन, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको जरा देखना पड़ेगा। ओन प्रोपल्शन मतलब ड्राइव करके अगर गाड़ी जा रही है, आपकी कार या बाइक जा रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ट्रांसपोर्टर वाला तो केस नहीं है। उसमें 2 रेट आएंगे। पहला रेट है कि जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो प्रिस्क्राइब किया था ना पर किलोमीटर का 30 रुपीज और 15 रुपीज वाला वो जो रेट था, या तो वो रेट या ट्रांसपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रेन, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको वो रिम्बर्समेंट होगा। जहां पे रेल नहीं है वहां पे प्रिस्क्राइब्ड रेट आ जाएगा। सर एक मिनट, एक ये सर ट्रांसपोर्टर जो मोड है ना ट्रक, इसमें 3 लिखा है, लिस्ट, अच्छा लिस्ट है, अच्छा एक्चुअल रेट, प्रिस्क्राइब रेट, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रेन, मतलब जो लिस्ट वो मिलेगा। हाँ, लिस्ट मिल जाएगा। सर ये जो है 6 एंड अबव मोटर कार और बाइक, मतलब बाइक ले कोई अगर मान लीजिए मोटर कार लेके आ गया, चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ हाँ, जरा फिर से पूछिए। सर इसमें मतलब 6 एंड अबव में 1 मोटर कार और बाइक और स्कूटर, तो मतलब एक ही मिलेगा, बाइक ले आने से मोटर कार का नहीं मिलेगा, है ना? तो हाँ, इसमें जनरली क्या होता है 6 एंड अबव के लिए मोटर कार और बाइक ऑब्लिक स्कूटर, इन दोनों में से कोई एक का है, और लिखा है तो मतलब एक है, ठीक है। या तो सर 2 मान लीजिए व्हीलर या कोई, 4 व्हीलर। हाँ मान लीजिए कोई 2 व्हीलर लेके आ रहा है, तो अगर ये वाला जो प्लेस कनेक्टेड बाय रेल में होता है, तो ट्रांसपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रेन, एक्चुअल रेट, प्रिस्क्राइब रेट, मान लीजिए कोई एक्चुअल कोई ट्रांसपोर्टर से लेके आ गया 2 व्हीलर, ठीक है, तो उस टाइम तो ये कैसे कंपैरिजन होगा, तो रेल का ट्रेन का वो रेट कैसे मिलेगा 2 व्हीलर का? एक्चुअली 2 व्हीलर भी पैक होकर ट्रेन में जाती है, पैसेंजर ट्रेन में जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उसका ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि रेल फेयर जो होता है ना, जो एक नॉर्मल पैसेंजर का जो रेल फेयर होता है उसी के आसपास ही होता है, इसका भी थोड़ा बहुत पैकिंग चार्जेस के साथ वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक अच्छा, है। तो उस वाले केस में वो बहुत कम आता है। 2 व्हीलर का मतलब बहुत ही कम होगा अगर रेल से जाएगा। ट्रांसपोर्टर से जाएगा तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर वो कितना वो रेट चार्ज कर रहा है, बट वो लिमिट हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन जी, इसी का कम आता है। तो रेट ट्रेन का रेट और एस्टिमेट लेके जो भी है तो वही माने मिनिमम वाला मिलेगा, है हाँ, ना? मिनिमम वाला मिल जाता है इसमें। कार के केसेस में ज्यादा होगा, बट ट्रेन के इसमें 2 व्हीलर के केसेस में कम होता है बहुत। तो बाय डिफॉल्ट पैसेंजर ट्रेन का आता है। अब क्या होता है कि बहुत बार अकाउंट्स क्या करता है, आपको कहता है कि आप ट्रेन का ना जो रेट है, पैसेंजर ट्रेन का जो रेट है ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसको आप लेके आइए, एस्टिमेट लेके आइए, उसके बेसिस जी, पे हम आपको ट्रांसपोर्टेशन का देंगे पैसा, कन्वेंस का जो आप क्लेम कर रहे हो उसका जी, पैसा हम एस्टिमेट लाओगे ट्रेन का तभी हम देंगे। ये भी होता है। तो कई बार लोग जाते हैं दिल्ली में, बड़ौदा हाउस में जाते थे पहले फिजिकली, अब तो सुना है कि शायद वो मेल वगैरह कर देते हैं, या ऑनलाइन से भी अब निकल आता है रेट। अच्छा, मतलब उसमें मिल जो जाता है ये रेट। हाँ, ठीक। एक बार हेडक्वार्टर में पीसीपी डायरेक्टरेट है, तो वहां से भी पता कर सकते हैं। तो ये लोग बता देते हैं कि वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, वहां से एस्टिमेट लेकर के आप उसको क्लेम में डाल सकते हैं। जी जी, ओके। ओन प्रोपल्शन में एक चीज और भी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेल्फ और आपकी फैमिली मूव कर रही है, तो उसमें अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हो और फैमिली भी उसी में है, ठीक है, तो फैमिली का अलग से आपको फेयर नहीं मिलेगा, मतलब कि जो ट्रेन और प्लेन फेयर जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा। बट आपकी ओन प्रोपल्शन चला के गाड़ी जा रही है, उसमें आपकी फैमिली नहीं है,
तो आपको दोनों फेयर मिलेगा, मतलब फैमिली का भी मिलेगा और ओन प्रोपल्शन में जो गाड़ी है इसका अलग से ट्रांसपोर्ट का रेट मिलेगा। ठीक है, तो एडवांस में आपका जो भी रेल बस फेयर ये सब है उसका फेयर का हो जाता है 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एस्टिमेट आप ले सकते हो और इसमें टोटल जितना भी अमाउंट है उसका 90% आपको एडवांस मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीए एंड टीटीए। ठीक है, हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये स्वामी हैंडबुक का 271 पेज है, उस पे मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जैसे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको डीए मिलेगा। उसमें क्या लिखा है पढ़ के सर बताना। उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर बोर्डिंग एंड लोडिंग फैसिलिटी एग्जिट इंक्लूडिंग मैस रन ऑन कॉर्पोरेशन बेसिस एट द ट्रेनिंग सेंटर। तो उसमें 30 दिन का डीए दे रखा है सर फुल, और 30 से और 150 डेज का है सर हाफ, और मतलब 180 से अबो नील। देखिए मैंने आपको जब नोट डीए एप्लीकेबल है तो उसी वक्त मैंने यही रूल बताया था जो आप बुक में देख रहे हो अभी, कि एक ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पे आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, जहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपके पास। पहला पॉइंट है बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको फुल डीए मिलता है अप टू 180 डेज तक। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है जहां पे ट्रेनिंग एकेडमी में बोर्डिंग लॉजिंग एग्जिस्ट कर रही है वहां पे आपको 30 डेज का डीए मिलता है और नेक्स्ट 150 डेज के लिए 50% डीए मिलता है। ठीक है, 30 डेज का फुल और नेक्स्ट 150 डेज का हाफ। बट उसमें ये चीज नहीं लिखी कि वो फ्री बोर्डिंग लॉजिंग आपको दे रहा है, वहां बोर्डिंग एंड लॉजिंग एग्जिस्ट कर रही है। समझे आप बात? जी सर। आप पेमेंट बेसिस पे वहां अगर रह रहे हो हाँ तो आपको डीए मिलेगा फर्स्ट 30 डेज के लिए फुल और नेक्स्ट 150 डेज के लिए हाफ। बट जहां पे आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग है वहां कोई डीए एप्लीकेबल नहीं है। जी सर। ठीक है, अब क्लियर हुए? जी जी। ये चीज इसीलिए मैंने पहले ही बताई थी, वो शायद उस समय आपने वो बात नहीं पकड़ पाए होंगे। अब क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन था सर। सर खुद ड्राइव करके गाड़ी ले जा रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो जब मानिए डिस्टेंस आपका 700-800 किलोमीटर है तो उसका रिम्बर्समेंट सर कैसे होगा, मतलब उसका कार का जो है उसमें? नहीं, सेल्फ ले जा रहे हैं खुद से, जो ऑफिसर है खुद से गाड़ी चला के ले जा रहा है, वही बात है पूछ रहे हो ना? जी जी सर। हाँ, तो उसमें जैसे स्टेशन जहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुई है वहां का जो रेट है डायरेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका वो रेट पकड़ते हैं। ठीक है, ओके सर। तो मान लो टैक्सी का रेट वो ले लेते हैं। सपोज अगर आप कानपुर या लखनऊ या यूपी में कहीं पे भी हो तो 2-3 साल पहले वो 13 रुपए के आसपास था कुछ रेट, वो ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली से कहीं दूसरे जगह पे जा रहे हो तो वहां पे 24 रुपीज का पहले रेट था, अब वो बढ़ के 30 रुपए हो गया, वो 30 रुपए का रेट ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के स्टेट का जो बिल वाउचर वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता ना सर उसमें? नहीं, उसमें आप जब क्लेम करते हो ना, टीएफ फॉर्म आता है, टीएफ फॉर्म में आप लिखोगे कि कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन बाय ओन प्रोपल्शन। ओके सर। ठीक है, अपने गाड़ी का जो भी आपकी गाड़ी है, ऐसा नहीं किसी और की गाड़ी लेके जा रहे हो और उसका, तो अपनी गाड़ी का आरसी वगैरह लगाएंगे, आपका नाम वाम रहेगा। और सर गाड़ी के आरसी में मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम होना चाहिए गाड़ी के आरसी में ना सर? हाँ, पहले क्या था, एक क्लॉज और होता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे गाड़ी होनी चाहिए और ऑफिशियल पर्पस के लिए होनी चाहिए, बट वो बड़ा ही गलत था वो रूल, तो उन्होंने वो रूल हटा दिया कि ऑफिशियल के नाम पे गाड़ी होना ही जरूरी है, वो किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए ली गई है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये रिक्वायरमेंट है कि आपके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए जो आप चला के ले जा रहे हो, जिसका आप ट्रांसपोर्ट अपने क्लेम करोगे। सर गाड़ी स्पाउस के नाम पे भी हो सकती है क्या? गाड़ी स्पाउस के नाम पे होगी तो कैसे फिर करोगे?
सर डिपेंड तो है ही ना सर स्पाउस। डिपेंड है ना सर। नहीं, वो एक अलग चीज है। देखिए आप एक जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी या मूवेबल या इमूवेबल कोई भी चीज आप खरीदते हो तो आप कभी भी कंडक्ट रूल्स में पढ़ना, जब भी आप हाई वैल्यू आइटम लेते हो तो आपको डायरेक्ट अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होता है, जो जो आपकी गाड़ी है, आपके पास लैंड है, ठीक है, वो सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड में होता है। तो कभी भी ऑफिस आपको किसी भी चीज में क्वेश्चन कर सकता है, भाई आपके नाम पे तो गाड़ी नहीं है, या आपने गाड़ी खरीदी थी उस समय बट आपने ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया और आप अब गाड़ी चला के ले जा रहे हो, अपना ट्रांसपोर्ट का क्लेम कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो जब आप सर्विस ज्वाइन करो तब से लेकर के आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ओके। और आप जब गाड़ी खरीदते हो तो उसको बकायदा आप इंटीमेट करते हो कि आपको किस तरह से आप गाड़ी खरीद रहे हो, मतलब कि आपका क्या मोड है परचेज करने का, कि आप डाउन पेमेंट कंप्लीट कर रहे हो या पार्शियल कर रहे हो, फाइनेंस करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, वो आपको पूरा उसका देना पड़ता है, ठीक है। और ये आपके लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस होती है तो कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, कई बार चीजें एडवर्स हो जाती हैं, ठीक है। किसी ने शिकायत किया, कुछ किया, XYZ कोई भी रीजन से, तो सारे आपके पेपर्स निकाले जाते हैं, भाई क्या क्या इनके पास, ठीक है, प्रॉपर्टी है या मूवेबल क्या क्या आइटम्स हैं। भाई अच्छा, अपने ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो वो भी उन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो आपके नाम पे गाड़ी हो ये जरूरी है, RC में आपका नाम होना चाहिए, और उसको आपने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया, अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया हो एट द टाइम ऑफ परचेज। कई बार नहीं भी किया बट आपको बाद में समझ में आप बाद में दे सकते हो, कायदे से तो आपको लेने से पहले इन्फॉर्म करना है कि मैं ये आइटम प्रोक्योर करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इन्फॉर्म करो वो पूछेंगे भाई आपका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, कैसे आप करोगे परचेज, सेविंग से करोगे, उधार लेकर करोगे, कैसे करोगे, तो वो सब बताना पड़ता है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी कोई क्वेरी है? अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो वी कैन नाउ क्लोज द सेशन, ठीक है।